अक्टूबर 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तेज मिलिट्री कैंपेन शुरू किया तो तालिबान सरकार बहुत जल्दी काबुल से हटा दी गई। उनका कमांड सिस्टम टूट गया और उनके लड़के डीमोरलाइज हो गए। उस समय ऐसा लग रहा था कि तालिबान ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। लेकिन करीब एक दशक बाद तस्वीर बदलने लगी। जैसे जैसे नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकलने लगी, तालिबान फिर से उभरने लगे। 2013 तक हालात ये थी कि सिर्फ एक साल में ही उन्होंने लगभग 3000 अफगान और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर्सनल की जान ले ली। ये सिर्फ अफगानिस्तान तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट ट्राइबल एरिया में भी मिलिटेंट्स के साथ मिलकर उन्होंने कंट्रोल के लिए लड़ाई तेज कर दी। धीरे धीरे तालिबान ने ये दिखा दिया कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दोनों जगह कहीं भी हमला करने की काबिलियत रखते हैं। उनके साथ कई और ग्रुप्स जुड़ गए जिनमें क्रिमिनल नेटवर्क भी शामिल थे, जिससे उनकी ताकत और फैली। अगर शुरुआत की बात करें तो 1990s के अर्ली टाइम में तालिबान अचानक उभरे थे। उस समय उनका मेन फोकस था अफगानिस्तान जैसे वॉर टोर्न देश में स्टेबिलिटी लाना। 1990s के सेकंड हाफ में जब वो पावर में आए तो कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए सिक्योरिटी का एहसास जरूर हुआ, लेकिन ओवरऑल उनकी गवर्नेंस कमजोर रही और उनकी पॉलिसीज काफी बैकवर्ड थी। ये मूवमेंट पावर, रिलीजन और पैसे का एक अजीब कॉम्बिनेशन था। रिलीजियस लेवल पर ये उतना मजबूत नहीं था, लेकिन रेजिस्टेंस मूवमेंट के रूप में ये काफी पावरफुल बन गया। धीरे धीरे तालिबान एक तरह का ब्रांड नेम बन गया, जिसे साउथ एशिया के मिलिटेंट्स और रेडिकल अपनाने लगे, खास तौर पर अफगानिस्तान के साउथ और ईस्ट और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह उनकी ताकत एक तरह की रिएक्शनरी झील से आती थी, जिसमें वॉयलेंस उनके सबसे बड़े टूल बन गए। खास बात यह है कि उन्होंने सुसाइड बम्बर्स जैसे ह्यूमन बम ऐसे तरीके अपनाए जिनमें ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती। उनकी कोर मेंबरशिप बहुत बड़ी नहीं, सिर्फ हजारों में, बट उनके सपोर्टर का सर्कल काफी बड़ा है। बहुत से लोग ओपनली सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब तालिबान उनके आसपास होते हैं तो वो चुप रहते हैं। इससे तालिबान को इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल जाता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक उनकी ये एबिलिटी है कि वो डर और टेरर के जरिए बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। वो इलेक्शंस जीत नहीं सकते, लेकिन फियर क्रिएट करके इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। इसी वजह से आज तालिबान एक ऐसी ताकत बन चुके हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये पूरा नैरेटिव इस बात को समझने की कोशिश करता है कि कैसे तालिबान ने इतना वॉयलेंस और टेरर फैलाया, उन्हें क्या मोटिवेट करता है, और 2000 की हार के बाद उन्होंने खुद को दोबारा ऑर्गेनाइज कैसे किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने नेटवर्क को एक्सपेंड किया और अलग अलग इंसर्जेंट और क्रिमिनल ग्रुप को अपने साथ जोड़ लिया। समय के साथ तालिबान शब्द का इस्तेमाल भी काफी लूज हो गया, जैसे पहले अल कायदा के साथ हुआ था। अब ये शब्द कई तरह के ग्रुप्स के लिए यूज होने लगा, जिनमें कुछ क्रिमिनल गैंग्स, ड्रग कार्टेल और अलग अलग रिलीजियस ग्रुप भी शामिल है। इससे तालिबान को समझना और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। आगे चलकर ये कहानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तालिबान की अलग अलग शुरुआत को समझाते हुए उनके पैरेलल डेवलपमेंट को दिखाती है, और फिर धीरे धीरे ये दोनों नैरेटिव एक साथ आकर उनके रिसर्जेंस की पूरी तस्वीर सामने लाता है। कुछ समय तक वेस्टर्न दुनिया के कुछ हिस्सों में ये सोचना ट्रेंड बन गया कि प्रॉब्लम की जड़ खुद इस्लाम है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट इसी रिलीजन को फॉलो करते हैं। लेकिन ये बात इग्नोर कर दी गई कि ऐसे एक्सट्रीमिस्ट पैटर्न्स दूसरे रिलीजन में भी हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। 9/11 के बाद वेस्ट को धीरे धीरे सिचुएशन समझ में आने लगी, लेकिन तब तक कुछ नुकसान हो चुका था। कई प्रोग्रेसिव मुस्लिम जो तालिबान को रोकने में हेल्प कर सकते थे, वो पीछे हट गए। उन्हें लगा कि वेस्ट का एजेंडा इस्लाम को नीचा दिखाने वाला है, इसीलिए वो उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। जब रिलीजन से जुड़ी फीलिंग को हर्ट किया जाता है
तो इमोशंस बहुत जल्दी भड़कते हैं और कई बार नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर भी कई लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इसकी एक वजह थी अवेयरनेस की कमी और दूसरी वजह स्टेट प्रोपोगेंडा, जिसने 1990s में तालिबान को पीस लाने वाले ग्रुप के रूप में दिखाया था। इस बुक में इस पूरे इशू को एक एकेडमिक नज़र से देखने की कोशिश की गई है, लेकिन साथ ये भी साफ है कि एक मुस्लिम होने के नाते, लेकिन राइटर ये भी कहता है एक मुस्लिम होने के नाते तालिबान की आइडियोलॉजी मेन स्ट्रीम इस्लाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस्लाम के अंदर हमेशा से कुछ छोटे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहे हैं जो इस रिलीजन की असली स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी को चैलेंज करते हैं। जब भी ऐसे ग्रुप्स को पावर मिली, उन्होंने रिप्रेशन और टायरेनी के जरिए रूल किया। उनका बिहेवियर इस्लामिक प्रिंसिपल से मैच नहीं करता था, लेकिन वो अपने रूल को लेजिट दिखाने के लिए धर्म का नाम यूज करते थे। तालिबान की सोच भी कुछ इसी हद तक इन्हीं पुराने पैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड लगती है और इसी वजह से कुछ मॉडर्न मुस्लिम मूवमेंट्स ने भी उनकी आइडियोलॉजी को शेप दिया। लेकिन ये मान लेना गलत होगा कि तालिबान के हर एक्शंस के पीछे सिर्फ कंजर्वेटिव इस्लामिक सोच है। असल में उनके अंदर इथोसेंट्रिक सोच, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर और क्रिमिनल इन्फ्लुएंस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इस टॉपिक को समझाने के लिए ग्राउंड लेवल पर जो लोग तालिबान से जुड़े हैं, चाहे वो उनके सपोर्टर हों या उनके खिलाफ, उनसे बातचीत में कई इंटरेस्टिंग बातें सामने आई। कई बार उनकी कहानियां सुनकर राइटर को यह एहसास हुआ उनकी सोच में काफी कंफ्यूजन, सिंपलिसिटी और दुनिया के बारे में लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग भी है, जो उनके एक्शंस को और अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। आपका स्वागत है जितेश की पाठशाला में। बुक शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, 90% वीडियो सुनने वाले दोस्तों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज एक क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी बुक द रिवाइवल ऑफ तालिबान बाय हसन अब्बास। 2009 में स्वेट वैली में तालिबान और मिलिटेंट के खिलाफ ऑपरेशन लीड करने वाले पाकिस्तान आर्मी के एक ब्रिगेडियर से राइटर की बातचीत हुई। उन्होंने इंटेरोगेशन के दौरान जो बातें बताई वो काफी शॉकिंग थी। एक पकड़े गए मिलिटेंट ने बताया कि उनके ग्रुप में लोग अपनी बीवी तक आपस में शेयर कर रहे थे, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। ये सुनकर एहसास हुआ अगर ऐसी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस पहले सामने आ जाती तो तालिबान की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लग सकता था और पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट सोच को कम करने में हेल्प मिलती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसे समझने के लिए इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के कुछ ऑफिशियल से भी राइटर बातचीत करता है, जो काउंटर एक्सट्रीमिज्म नैरेटिव तैयार करने का काम कर रहे थे। उस टीम में एक एक्सपीरियंस्ड मीडिया प्रोफेशनल, एक पोइट ब्यूरोक्रेट और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शामिल थे। सब क्रिएटिव और मोटिवेटेड लोग थे जो सच में बदलाव लाना चाहते थे। फिर भी उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ दिखती थी। उन्होंने कई प्रेजेंटेशन दी, फंडिंग और सपोर्ट के लिए लगातार कोशिश की, लेकिन उनके एफर्ट्स का कोई खास नतीजा नहीं निकला। जब इस बारे में एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई तो एक बड़ा रीजन सामने आया। उन्होंने बताया कि काउंटर टेररिज्म से जुड़ी इंटरनेशनल फंडिंग मोस्टली सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास चली जाती थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिविल सोसाइटी और सिविलियन स्ट्रेटजीज के जो क्रिएटिव आइडियाज थे उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी पर मिलिट्री का कंट्रोल खास तौर पर 1980 से इतना स्ट्रॉन्ग था कि इस तरह की पॉलिसी डिसीजन भी उसी के इन्फ्लुएंस में लिए जाते थे। तालिबानाइजेशन को रिवर्स करना पॉसिबल है, लेकिन तब तक नहीं जब प्रॉब्लम की रूट को सही से ना समझा जाए। ये इश्यू सिर्फ सरफेस पर दिखने वाली वॉयलेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें रीजन की हिस्ट्री और कल्चर में गहराई तक जुड़ी है, खासतौर पर पश्तून इलाकों में जहां से तालिबान का एक बड़ा हिस्सा आता है। ये समझना भी जरूरी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ज्यादातर पश्तून लोग तालिबान की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते। असल में पिछले 30 सालों में जो लगातार जंगें हुई, उनके सबसे बड़े विक्टिम भी यही लोग रहे हैं। लेकिन तालिबान अक्सर
पश्तून कल्चर के कोड्स, जिसे पश्तून वाली कहा जाता है, उन्हें अपने हिसाब से यूज और मिसयूज करते हैं, जिससे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। इस कल्चरल एंगल को समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो लेयर है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। पश्तून हिस्ट्री को अफगानिस्तान के बनने और पाकिस्तान की इमरजेंस के साथ पैरेलल में देखा जाए तो साफ होता है कि दोनों देशों की पॉलिसीज और सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ने आज की सिचुएशन को शेप किया है। तालिबान कोई एक यूनिफॉर्म ग्रुप नहीं, बल्कि इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिनकी सोच और तरीके भी अलग अलग शेड्स में दिखाई देते हैं। इसीलिए इसे एक नजरिए से समझना मुश्किल हो जाता है। इसी कम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए ट्राइबल बॉर्डरलैंड, जहां तालिबान का बेस है, उसे डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है, बिना उन सबटल न्यूआंस को खोए जो अक्सर ओवरलुक हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ घटनाओं की नहीं, बल्कि आइडियाज की भी है। उन लोगों की जो इस आइडियोलॉजी को अपनाते हैं और उन लोगों की भी जो इसका विरोध करते हैं। कंधार से लेकर वजीरिस्तान तक और पेशावर से लेकर कराची तक के कॉन्फ्लिक्ट जोन को समझने की कोशिश की गई, ताकि तालिबान के अलग अलग रूप सामने आ सके। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए कुछ बेसिक सवालों को एक्सप्लोर किया गया, जिनसे सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल फैक्टर सामने आते हैं। पोस्ट 9/11 पीरियड को गहराई से देखने पर यह समझ आता है कि कैसे एक मूवमेंट धीरे धीरे इंसर्जेंसी में बदल गया। साथ ही पाकिस्तान के फाटा रीजन्स में पाकिस्तान तालिबान का राइज और उनके खैबर पख्तूनवा तक फैलाव भी इसी कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है। काबुल और इस्लामाबाद में जो पॉलिसी डिसीजन लिए गए, उनकी भी जांच की गई, खास तौर पर उन लोगों के इंसाइट के जरिए जो इस सिस्टम के अंदर काम कर चुके हैं, ताकि ये समझा जा सके कि ग्राउंड पर क्या हो रहा था और डिसीजन कैसे लिए जा रहे थे। चैप्टर 1, इंट्रूडर्स आर ऑलवेज अनवेलकम। 1980s में जब मैं पेशावर में पढ़ रहा था, तब एक पश्तो कहावत अक्सर सुनने को मिलती थी, इंट्रूडर्स आर ऑलवेज अनवेलकम। उस समय ये बस एक सिंपल प्रोवर्ब लगी, जिसका असली मतलब समझने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। बाद में फैमिली के साथ पंजाब शिफ्ट हो गया और ये बात लगभग भूल गया। 1990s के मिड में जब मैं एक यंग पुलिस ऑफिसर बनकर वापस पश्तून इलाकों में आया, तब ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी। स्वाबी के एक पुलिस स्टेशन में एक परेशान औरत आई, जो रोते हुए कंप्लेन कर रही थी कि उसके नेबर ने उसे बुरी तरह पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके शादी के अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया। जब मैंने ड्यूटी ऑफिसर से पूछा, तो उसने इसे डोमेस्टिक इशू कहकर टाल दिया, मतलब पुलिस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। लेकिन नई पोस्टिंग और जोश में मैंने खुद जाकर एक्शन लेने का फैसला किया। रात के करीब 8 बजे ठंड और अंधेरे में हम उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे। जैसे ही हमने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, सामने से क्लाशिकनोव की फायरिंग शुरू हो गई। मेरे साथ के गार्ड तुरंत कवर में चले गए, जबकि मेरे पास सिर्फ एक पुराना रिवॉल्वर था, जो वहां के हैवी वेपन्स के सामने लगभग बेकार था। थोड़ी ही देर में गांव के और लोग भी आरोपी के सपोर्ट में आ गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, एक पंजाबी ऑफिसर ने पश्तून के घर में घुसपैठ की है। पश्तून इलाकों में आउटसाइडर को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और पंजाब के लोगों के साथ तो हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट भी जुड़ा हुआ है। सिचुएशन जल्दी ही डेंजरस हो गई और मेरी टीम ने सलाह दी कि तुरंत रिट्रीट करना पड़ेगा, वरना पूरा गांव हमें घेर लेगा। रीइंफोर्समेंट आने तक आरोपी भाग चुका था। इस इंसिडेंट से यह साफ समझ आ गया कि नॉन पश्तून होने की वजह से मुझे आउटसाइडर माना जाता है और ट्रस्ट बनाना आसान नहीं था। लेकिन कुछ ही समय बाद एक दूसरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग साइड दिखाता है। एक रेड के दौरान जब हम एक कार चोर को पकड़ने गए, तो उसके घर में एंट्री के वक्त हमने पहले घर की औरतों को एक कमरे में इकट्ठा होने का टाइम दिया, ताकि उनका पर्दा मेंटेन रहे। इस रिस्पेक्ट की वजह से इस बार कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ। पश्तून सोसाइटी में औरतों के साथ बिहेवियर बहुत सेंसिटिव इश्यू है। अगर इसमें डिसरिस्पेक्ट लगे तो सिचुएशन तुरंत वॉयलेंट हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ
यही सोसाइटी कई जगह वुमेन राइट को बहुत लिमिटेड तरीके से ट्रीट भी करती है, जो एक ट्रेजिक रियलिटी को दिखाता है। जब हम टारगेट को ढूंढ नहीं पाए और वापस लौटने लगे, तभी एक बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने बताया कि मैं पास के शहर का एक नया पुलिस ऑफिसर हूँ। लेकिन उसने फिर से पूछा, इस बार मेरी एथनिक आइडेंटिटी के बारे में पूछा। मैं थोड़ा हिचकिचाया मैं पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर मैंने जवाब दिया कि मैं पंजाबी हूँ। तो वो तुरंत बोला, तो आप हमारे मेहमान हुए। मैं थोड़ा हैरान हुआ, तो उसने समझाया कि मैंने अपना काम कर लिया है, अब उसका फर्ज है मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करे। उसने इंसिस्ट किया कि बिना चाय मैं नहीं जा सकता। मना करने पर डिसरिस्पेक्ट माना जाता, इसीलिए मुझे रुकना पड़ा। चाय और पराठे के साथ एक और सबक मिला, अगर आप उनके ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करें तो पश्तून बेहद हॉस्पिटेबल और दोस्ताना होते हैं। अक्सर कहा जाता है हर पश्तून तालिबान नहीं होता, लेकिन हर तालिबान पश्तून होता है। अब ये बात पूरी तरह सही नहीं रही, क्योंकि पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों और अफगानिस्तान के नॉन पश्तून इलाकों से भी नए तालिबान सामने आए हैं। फिर भी 80% से ज्यादा तालिबान पश्तून ही है, और तालिबान की शुरुआत पश्तून इलाकों से ही हुई थी। ये समझने के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों इम्पोर्टेंट है। पश्तून आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप माने जाते हैं। आज ज्यादा पश्तून पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रक्चर में उनका रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। कंधार और पेशावर उनके सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर रहे हैं, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में भी पश्तून पॉपुलेशन रहती है। कुछ पश्तून फैमिलीज इंडिया तक और बाहर यूरोप व नॉर्थ अमेरिका तक फैले हुए हैं। उनकी आइडेंटिटी अलग अलग नामों से जानी जाती है। अफगानिस्तान में उन्हें पश्तून कहा जाता है, पाकिस्तान में पख्तून, और ब्रिटिश टाइम से पठान शब्द भी पॉपुलर रहा है। अफगानिस्तान में पहले अफगान शब्द सिर्फ पश्तून के लिए यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे देश के लिए यूज होने लगा। मुझे यहाँ एक पश्तून दोस्त अब्दुल रऊफ खान की बात याद आती है, जो मजाक में कहते थे, पश्तून कोई सिर्फ एथनिक आइडेंटिटी नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड है, और सही हालात में कोई भी पश्तून बन सकता है। दोस्तों के बीच इसका मतलब हम ये निकालते थे कि गुस्सा जल्दी आ जाना और थोड़ा वाइल्ड बिहेव करना ही पश्तून ट्रेट माना जाता है। पहले ये बस एक जोक लगता था, लेकिन बाद में रिसर्च के दौरान पता चला कि ये बात काफी हद तक अब्दुल गनी खान की सोच से मिलती जुलती है, जो अब्दुल गफ्फार खान के बेटे थे। उनका कहना था कि पश्तून सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। हर इंसान के अंदर एक पश्तून छिपा होता है, जो कभी कभी जाग जाता है। यहाँ उनका मतलब पॉजिटिव था, यंग पश्तून को इंस्पायर करना, ताकि वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान सके। उनकी पोइट्री आज भी काफी पॉपुलर है, और पाकिस्तान का म्यूजिक ग्रुप यासिर एंड जावेद इसे मेन स्ट्रीम में लेकर आया। उनका गाना रैदी गुल काफी फेमस था, जिसमें खुदी का कॉन्सेप्ट दिखाया गया, यानी खुद को समझना, अंदर की ताकत को पहचानना और हाई मोरल लेवल तक पहुंचना। आज भी बहुत से पश्तून इस खुदी को वापस पाना चाहते हैं। पश्तून आइडेंटिटी को समझने के लिए हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है। उनके एंसेस्टर, जिन्हें पख्ता कहा जाता था, हिंदू कुश माउंटेन और इंडस रिवर के बीच बसे थे। ये इलाका रफ माउंटेन, सूखी जमीन और खूबसूरत वैली से भरा हुआ था। देखने में सुंदर, लेकिन रहने के लिए काफी टफ। समय के साथ पश्तून ने इसी मुश्किल टेरेन में खुद को ढाला। यहाँ ट्रैवल करना आसान नहीं था। तीखे पहाड़, डेजर्ट और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ने उन्हें फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली रेजिलिएंट बना दिया। यही एनवायरनमेंट धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। पश्तून लीनिएज को लेकर कई तरह की कहानियां मिलती है। कुछ लोग अपनी जड़ें अरब से जोड़ते हैं, यहाँ तक कि प्रॉफेट मोहम्मद से भी, जबकि कुछ अलेक्जेंडर द ग्रेट के कैंपेन के कारण ग्रीक ओरिजिन की बात करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन ये भी है कि उनका कनेक्शन ज्यूइश लोगों से भी बताया जाता है, मतलब यहूदियों से, जिसका जिक्र मुगल टाइम में भी मिलता है। यूसुफजाई ट्राइब यानी सन्स ऑफ जोसेफ, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास हिब्रू बाइबल की कॉपीज भी थी, जो जनरेशन से चली आ रही थी।
ट्राइबल स्टोरीज में एक नाम बार बार आता है, क्वाइस, जिसे सभी पश्तून का एंसेस्टर माना जाता है। कहा जाता है कि किंग सोल के डिसेंडेंट थे, मक्का गए और इस्लाम अपनाया, अब्दुल रशीद नाम रखा और फिर वापस आकर अपने लोगों को इस्लाम में ले गए। इतिहास के हिसाब से ये कहानी पूरी तरह सही नहीं मानी जाती, लेकिन पश्तून के लिए ये उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी को मजबूत करती है। असल में इस्लाम यहाँ धीरे धीरे 7th से 15th सेंचुरी के बीच फैला। इस दौरान कई रीजनल और ग्लोबल फैक्टर ने उनके कल्चर और रिलीजियस प्रैक्टिस को शेप दिया। एक और अलग वर्जन भी सुनने को मिलता है जो किसी किताब में नहीं मिलता। स्वाबी के एक जिरगा के दौरान जब एक किडनैप्ड वुमेन के केस में लोकल एल्डर की हेल्प ली जा रही थी, तब एक पॉलिटिशियन ने ये कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब अरब प्रीचर इस्लाम लेकर इस इलाके में आए तो पश्तून लीडर ने पहले अपना पश्तून वाली कोड उनके सामने रखा और पूछा कि क्या इस्लाम इन वैल्यूज के साथ कंपेटेबल है। जब प्रीचर ने यह माना कि वो पश्तून वली में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तभी पश्तून ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। इससे ये बात समझ आती है कि पश्तून सोसाइटी में उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और ऑनर कितना स्ट्रॉन्ग है, इतना कि रिलीजन को अपनाने में भी उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को पहले प्लेस पर रखा। समय के साथ ये समझ आने लगा कि पश्तून इलाकों में इस्लाम को मानने का तरीका काफी अलग है। एक कहावत भी है, पश्तून आदि कुरान को मानते हैं। कुछ लोग इसे मोस्क और हुजरा, जिसे लोकल लैंग्वेज में गेस्ट हाउस कहते हैं, जहाँ डिस्कशंस होते हैं, मतलब एक तरह का कम्युनिटी सेंटर, इसके बीच पुराने कॉन्फ्लिक्ट से जोड़ते हैं। एजुकेटेड पश्तून इन बातों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आम लोगों में इसका असर जरूर दिखता है। पश्तून सोसाइटी को समझने के लिए उनकी ट्राइबल स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है। 4 मेन ग्रुप माने जाते हैं, दुर्रानी, गिलजाई, गुरगुश्त और करलैनरी, जो क्वाइस के डिसेंडेंट माने जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन कुल मिलाकर 40 से 45 मिलियन है, जिसमें से लगभग 28 मिलियन पाकिस्तान में और करीब 15 मिलियन अफगानिस्तान में रहते हैं। बाकी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हैं। इन ग्रुप के रिलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे दुर्रानी और गिलजाई के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी है। कुल मिलाकर लगभग 60 मेजर ट्राइब और 400 से ज्यादा सब ट्राइब है। गांव और पहाड़ी इलाकों में लोग अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को काफी स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, जबकि सिटीज में थोड़ी कम स्ट्रिक्ट है। पश्तो लैंग्वेज उन्हें जोड़ती है, जबकि अफगानिस्तान में कई पश्तून दारी भी बोलते हैं। अर्बन और रूरल डिफरेंस भी काफी क्लियर है, जिसे नंग और कलंग से समझा जाता है। नंग पश्तून ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और पहाड़ों या गांव में रहते हैं, जबकि कलंग पश्तून स्टेट के साथ जुड़े होते हैं और शहरों में रहते हैं। टैक्स देना या लेना उनका हिस्सा है। खैबर पख्तूनवा के सेटल्ड एरियाज में पहले स्टेट अथॉरिटी का रिस्पेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग था और गवर्नमेंट जॉब के लिए जगह काफी पसंद की जाती थी, जो आज के हालात में सरप्राइजिंग लग सकता है। बलोचिस्तान में भी पश्तून की अच्छी पॉपुलेशन है, जो इकोनॉमिक और स्टेबिलिटी के मामले में बलोच नेबर से बेहतर स्थिति में है। यहाँ इंसर्जेंसी कम है, लेकिन फिर भी बलोच के राइट की डिमांड में उनका साथ देते हैं। समय के साथ बहुत से पश्तून कराची जैसे बड़े शहरों में माइग्रेट हुए बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए, लेकिन वहाँ एडजस्टमेंट आसान नहीं रहा। दूसरे एथनिक ग्रुप के साथ टेंशन, पॉपुलेशन प्रेशर और लिमिटेड रिसोर्सेज ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। पश्तून को अक्सर वॉरियर ट्रेडिशन से जोड़ा जाता है, इसीलिए ये कहा जाता है पश्तून कभी शांति में नहीं होते जब तक वो युद्ध में न हो। लेकिन ये इमेज पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। असल में पिछली कुछ सेंचुरीज में जितनी लड़ाइयां हुई, उनमें रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स का बड़ा रोल था। सेंट्रल एशिया, टर्की और ईरान से आने वाले इन्वेडर्स और ग्रुप्स पश्तून इलाकों से होकर पंजाब और दिल्ली की तरफ बढ़ते थे। इसीलिए पश्तून बार बार इन कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसते गए। फिर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने इन्वेडर आने के बावजूद कोई भी आउटसाइडर या लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर पाया। इसका बड़ा कारण इस इलाके का टफ टेरेन और पश्तून की रेजिस्टेंस रही। पश्तून कल्चर में ट्राइबल आइडेंटिटी और आपसी दुश्मनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे वजीरिस्तान के महसूद और वजीर ट्राइब्स दोनों अपनी फाइटिंग रेपुटेशन के लिए जाने जाते हैं और अक्सर
ब्लड फ्यूड में उलझे रहते हैं, मतलब खून खराबे में। कई बार ये दुश्मनी इतनी स्ट्रोंग होती है कि एक ट्राइब तालिबान के साथ खड़ा होता है, दूसरा स्टेट फोर्सेस के साथ। ये आइडियोलॉजी से ज्यादा पुरानी दुश्मनी का असर है। अफरीदी ट्राइब इसका एक और एग्जाम्पल है, जो खैबर पास के गार्डियन माने जाते हैं। उन्हें ब्रेव फाइटर माना जाता है, जो प्रैक्टिकल तरीके से अलायंस बनाते हैं। कुछ लोग उन्हें रिबेलियस कहते हैं, लेकिन उनकी एक अलग साइड भी है, सूफीज्म। सूफीज्म के प्रति रिस्पेक्ट और लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन। पश्तून सोसाइटी को लेकर स्टीरियोटाइप भी काफी मिलता है। कभी उन्हें फाइटर के रूप में दिखाया जाता है, तो कभी स्मगलर के रूप में, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा लेयर्ड है। पहले सूफीज्म का पश्तून सोसाइटी पर गहरा असर था, जो प्यार, टॉलरेंस और भाईचारे की बात करता है। आज ये इन्फ्लुएंस काफी कम हो गया, खासकर देवबंदी थॉट के बढ़ते प्रभाव की वजह से, जो रियल इस्लाम को बचाने के नाम पर कुछ कंजर्वेटिव आइडिया लेकर आया और सूफी प्रैक्टिस को चैलेंज करने लगा। धीरे धीरे इसका असर पश्तून इलाकों में भी दिखने लगा। पश्तून कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा कंट्रोवर्शियल हिस्सा है पश्तून वाली। ये सिर्फ एक सिंपल ट्रेडिशन नहीं, बल्कि सदियों में बना एक सोशल, कल्चरल और क्वासी लीगल कोड है। ज्यादातर अनरिटन और अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट किया जाता है। कुछ लोगों के लिए ये ओनर और सर्वाइवल का सिस्टम है, जबकि क्रिटिक्स इसे बैकवर्ड भी मानते हैं। इस कोड की जड़ में ओनर का कॉन्सेप्ट है, जिसे पश्तो के मशहूर पोइट कुशाल खान खटाक ने भी हाईलाइट किया। पश्तून वाली अलग अलग सोर्सेज से बना है, सूफी पोइट्री, फोल्कलोर और प्रोवर्ब, और ये लोगों के डेली बिहेवियर को गाइड करता है। इसमें सबसे पहले आता है मलमस्तिया, यानी हॉस्पिटैलिटी। पश्तून हर गेस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो, और बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। फिर आता है बदल, यानी बदला लेना। इसे पर्सनल ड्यूटी माना जाता है और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। कई बार सदियों बाद भी बदला लिया जाता है, और अगर कोई ऐसा ना करे तो सोसाइटी उसे कमजोर मानती है। इसी वजह से ब्लड फ्यूड्स लंबे समय तक चलते रहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है नानावते, जिसमें अगर कोई प्रोटेक्शन मांगता है तो उसे हर हालात में शेल्टर दिया जाता है, चाहे उससे खुद की जान को खतरा ही क्यों न हो। इसके बाद आता है जेमाका, अपनी जमीन और प्रॉपर्टी की रक्षा करना, जिसे ड्यूटी माना जाता है। सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट है नंग, यानी ओनर की रक्षा, जिसमें फैमिली, कल्चर और रिलीजन सब शामिल है। लेकिन पेट्रार्कियल सोसाइटी में इसका असर कई बार डेंजरस हो जाता है, खासकर जब डिस्प्यूट जिरगा में जाते हैं। कई मामलों में झगड़े सुलझाने के लिए ऑफेंडर की फैमिली की महिलाओं की शादी दूसरे पक्ष में करा दी जाती है, ताकि दुश्मनी खत्म हो जाए। लेकिन इसमें सबसे दुखद बात यह है कि उन महिलाओं की कोई राय नहीं ली जाती। पश्तून वाली यही खत्म नहीं होता, इसके कई और पहलू है जो अक्सर बाहर के लोग इग्नोर कर देते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे हुजरा। ये एक तरह का गेस्ट हाउस या कम्युनिटी हॉल है, जहां लोग बैठकर कल्चरल और पॉलिटिकल इशू पर बात करते हैं, डिस्प्यूट सोल्व करते हैं और नेगोशिएशन होती है। यहाँ आने वालों की सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद होस्ट की होती है। इसके अलावा और प्रिंसिपल है, जैसे जिरगा मतलब एल्डर के जरिए डिसीजन लेना, रोगा मतलब कॉम्प्रोमाइज, बराबरी मतलब इक्वालिटी, गैरत सेल्फ रिस्पेक्ट, अशर कोलेक्टिव वर्क, और लास्ट में हेवद यानी कम्युनिटी लॉयल्टी। पश्तून का एक और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है बाहर की इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट न करना, डिस्टेंट सेंट्रल अथॉरिटी पर भरोसा न करना और लोकल लीडर्स पर ज्यादा डिपेंड करना। यही वजह है कि पश्तून वाली सिर्फ रूल्स नहीं, बल्कि पूरी लाइफ को शेप करने वाला सिस्टम बन जाता है। कुछ जगह स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव, तो कुछ जगह कंस्ट्रक्टिव और डिसिप्लिन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में फर्क दिखता है। जो एजुकेटेड पश्तून है, खासकर शहर में रहते हैं, वो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉलो करते हैं। वही रूरल और अनडेवलप्ड इलाकों में अक्सर इसके नेगेटिव और कठोर पहलू ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें लिटरेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बड़ा रोल है। कुछ कस्टम्स ऐसे भी हैं जो लगभग हर जगह कॉमन है, जैसे पश्तून में खाने का सिस्टम। चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो या जूनियर, सब साथ बैठकर एक ही जगह खाना खाते हैं।
ये इक्वालिटी का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है जो बाकी कई सोसाइटीज में नहीं दिखता, जहाँ क्लास डिफरेंस ज्यादा होता है। पश्तून एक जैसे नहीं हैं। अलग अलग रीजन्स, माइग्रेशन, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स ने उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। अफगान पश्तून, पाकिस्तानी पश्तून और ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले पश्तून। 1893 में खींची गई दुरंत लाइन ने इस रीजन को आर्टिफिशियल तरीके से डिवाइड किया, लेकिन ग्राउंड पर यह कोई क्लियर बॉर्डर नहीं बन पाया। फाटा जैसे इलाकों में स्टेट कंट्रोल हमेशा कमजोर रहा, क्योंकि लोग खुद को ऑटोनोमस मानते हैं। अफगानिस्तान में भी साउथ और ईस्ट के पश्तून अक्सर काबुल की सेंट्रल गवर्नमेंट को इंट्रूसिव मानते हैं, लेकिन जब पावर की बात आती है तो वही पश्तून काबुल पर कंट्रोल को अपना हक भी समझते हैं। यही उनकी सोच में एक क्लियर कंट्राडिक्शन दिखाई देता है, जो उनकी हिस्ट्री और एम्बिशन दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। साउथ एशिया में एक पॉपुलर बिलीफ रहा है, ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने रूल करने के लिए एक फॉर्मूला अपनाया, पंजाबीज को रूल करो, सिंधीज को डराओ, पश्तून को खरीद लो और बलोच को रिस्पेक्ट दो। ये बात कितनी सच है ये क्लियर नहीं, लेकिन पाकिस्तान के रूलिंग एलिट्स, खासकर मिलिट्री रूलर्स 1947 के बाद काफी हद तक इस तरह के अप्रोच पर चलते दिखे। बस बलोच को ओनर वाला हिस्सा ज्यादा फॉलो नहीं हुआ, जिसकी झलक बलोचिस्तान के अनरेस्ट में साफ दिखाई देती है। पश्तून को बाय करने वाली बात अक्सर मजाक में कही जाती है, लेकिन अगर ये सच होती तो उन्हें कंट्रोल करना आसान होता, जबकि हिस्ट्री में इसका उल्टा दिखाई देता है। पश्तून को मैनेज करना हमेशा मुश्किल रहा है। जो लोग पश्तून को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने अक्सर ये नैरेटिव फैलाया कि पश्तून इरेशनल होते हैं, उनकी ट्राइबल सोच और रिलीजन की समझ मॉडर्न वर्ल्ड से मैच नहीं करती, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। तालिबान जैसी सोच अगर कुछ हिस्सों में दिखती भी है, तो ये हाल का डेवलपमेंट है जो लेट 20th सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स, रीजनल राइवलरी और प्रॉक्सी वॉर से जुड़ा है। इस कन्फ्लिक्ट के बीच इस्लामिक बिलीफ को डिस्टोर्ट किया गया, जिससे एक्सट्रीमिस्ट को स्पेस मिला और उन्होंने रिलीजन के नाम पर वॉयलेंस को जस्टिफाई किया। ये साइकिल बार बार रिपीट हुआ और इसका असर पश्तून आइडेंटिटी और कल्चर पर पड़ा। इतिहास को सिर्फ टेक्स्ट बुक से समझना काफी नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ब्रिटेन और वेस्ट, सबका नैरेटिव अलग है और कई बार कन्फ्लिक्टिंग भी है। इसीलिए पूरी तस्वीर समझने के लिए रिटन हिस्ट्री के साथ ओरल स्टोरीज, लोकल पर्सपेक्टिव और ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस को भी इक्वली इम्पोर्टेंट मानना पड़ता है। तभी ये समझ आता है कि आज की वॉयलेंस, इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिस्ट सोच के पीछे असली क्या कारण है। अफगानिस्तान की आज जो आइडेंटिटी है, उस पर टर्को पर्शियन कल्चर का काफी गहरा असर रहा है। मुगल और सफाविद अंपायर ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए, उन्होंने रूलिंग एलिट की सोच को शेप किया। मुगल एम्पायर का इन्फ्लुएंस काबुल तक फैला हुआ था, जबकि सफाविद एम्पायर कंधार के आसपास कंट्रोल के लिए कंपटीशन कर रहा था। कंधार बार बार इन दोनों एम्पायर के बीच बदलता रहा और इस सिचुएशन का फायदा पश्तून ट्राइब ने उठाया, दोनों साइड से कंसेशन लेकर। जब दोनों एम्पायर वीक होने लगे तो एक नए पश्तून लीडर अहमद शाह अब्दाली ने 1747 में पावर हासिल की। एक लोया जिरगा में ट्राइबल सपोर्ट मिलने के बाद वो लीडर बने और उन्हें दुर्रे दुरान का टाइटल मिला, जिसे दुरानी नाम पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी लोकल लीडर ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से को यूनिफाई किया। साउथ एशिया में उन्हें अब्दाली के नाम से जाना जाता था, जबकि अफगानिस्तान में उन्हें अहमद शाह बाबा यानी फादर के रूप में याद किया जाता था। कहा जाता है कि शाह वलीला ने उन्हें मुगल टेरिटरीज पर हमला करने के लिए बुलाया था, ताकि मुस्लिम पावर को रिस्टोर किया जा सके। इसके बाद 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उन्होंने मराठा को हराया। साउथ एशिया के कई मुस्लिम्स के बीच ये घटना एक लेजेंड की तरह दिखाई देती है और अब्दाली को हीरो माना जाता है। उनके समय में दुरानी एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था, जिससे आज के ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया के हिस्से शामिल है। यही रीजन है कि पश्तून आज भी अफगानिस्तान में लीडरशिप का दावा करते हैं। हालांकि उनके राइवल गिलजाई ट्राइब भी काफी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन 1747 के बाद लीडरशिप उनके हाथ नहीं आई। इससे पहले
मीर वासिस होटक ने सफाविद रूल के खिलाफ रिवोल्ट कर कर कंधार में 1709 में एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया था, लेकिन वो लिमिटेड ही रहा और लंबे समय तक टिक नहीं पाया। दुरानी एम्पायर की शुरुआत एक लूज ट्राइबल कॉन्फेडरेशन के रूप में हुई, जहां पावर डिसेंट्रलाइज थी, लेकिन धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज स्टेट में बदल गया। काबुल को कैपिटल बनाकर रूलर्स ने अलग अलग ग्रुप के साथ मिलकर रूल किया। जैसे क्यूजीबाश को आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया गया और उस समय सेक्टेरियन डिफरेंस कोई बड़ा इशू नहीं था। इस एम्पायर में पश्तून को सबसे ज्यादा प्रिविलेज मिला, खासकर कंधार और उसके आसपास के इलाकों में उन्हें टैक्सेस तक नहीं देने पड़ते थे। अहमद शाह अब्दाली ने इस तरह लॉयल्टी मजबूत की और अपने रूल को एक्सपेंड किया। करीब 25 साल के शासन में उन्होंने मजबूत फाउंडेशन तैयार कर दी। कंधार उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कल्चरल और स्पिरिचुअल सेंटर बन गया। वहीं उनका मकबरा है और उसी जगह प्रोफेट मोहम्मद की घड़ी को भी रखा गया, जिसे उन्हें अफगानिस्तान में लाया था। यही कारण है कि लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आगे चलकर वही कंधार तालिबान का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना। इतिहास में कहा जाता है कि जो कंधार को कंट्रोल करता है वही पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है। पश्तून सोसाइटी में दुर्रानी और गिलजाई के बीच दुश्मनी को अक्सर हाईलाइट किया जाता है। गिलजाई ज्यादा पॉपुलेशन वाले लेकिन इकोनॉमिकली कमजोर माने जाते हैं, जबकि दुर्रानी एजुकेटेड और पावर स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तालिबान के कई बड़े लीडर जैसे खुद मुल्ला मोहम्मद उमर और जलालुद्दीन हक्कानी गिलजाई बैकग्राउंड से थे। दूसरी तरफ दुर्रानी पश्तून हिस्टोरिकली अलायंस और डाइवर्सिटी के लिए ज्यादा ओपन रहे हैं। हामिद करजाई भी दुरानी थे और उनकी पॉलिटिक्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। लेकिन असल में अफगान पॉलिटिक्स सिर्फ दुरानी वर्सी गिलजाई राइवलरी से डिफाइन नहीं होती, जैसा अक्सर बाहर से समझा जाता है। कई बार इसे डिवाइड एंड रूल जैसा ओवर सिंप्लीफाइड आइडिया बना दिया जाता है। हकीकत यह है कि तालिबान के राइज के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ट्राइबल सिस्टम का कमजोर होना था। आइडेंटिटी तो बनी रही, लेकिन जो ट्रेडिशनल कंट्रोल और स्ट्रक्चर था वो टूट गया। वहीं से नए ग्रुप और मूवमेंट को जगह मिल गई। 19th सेंचुरी में अफगानिस्तान पर एक्सटर्नल प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। एक तरफ रशियन एम्पायर सेंट्रल एशिया से नीचे की ओर बढ़ रहा था और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया से नॉर्थ वेस्ट की तरफ फैल रहा था। इस दुश्मनी को ही ग्रेट गेम कहा गया, जहां दोनों पावर एक दूसरे को रोकने और इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इसी टेंशन की वजह से दो बड़े एंग्लो अफगान वार हुए। ब्रिटिश का मेन कंसर्न था कि अफगानिस्तान में रशियन इन्फ्लुएंस न बढ़े और ब्रिटिश इंडिया सेफ रहे। इस दुश्मनी में सिर्फ आर्मीज ही नहीं बल्कि स्कॉलर्स, ट्रैवलर्स और राइटर भी इनडायरेक्टली शामिल हो गए। इस एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का असर अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ा। पश्तून ट्राइब और रिलीजियस लीडर भी अब काबुल की पॉलिसीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, जिससे सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत में डिप्लोमेसी रखी, लेकिन बाद में एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, कहीं सब्सिडीज देकर तो कहीं फोर्स यूज करके स्ट्रेटेजिक रूट्स और पास पर कंट्रोल करने की कोशिश की। साथ ही ट्राइब को कुछ ऑटोनॉमी भी दी गई। फिर भी ब्रिटिश रूल कभी स्टेबल नहीं रहा। 1849 से 1889 के बीच 60 से ज्यादा मिलिट्री एक्सपीडिशन करनी पड़ी। 1839 से 42 के वॉर में ब्रिटिश पीछे हटे, लेकिन 1878-79 के वॉर में कुछ गोल अचीव कर पाए। इन सब कॉन्फ्लिक्ट में पश्तून ट्राइबल बेल्ट हमेशा बीच में फंसा रहा। ब्रिटिश पॉलिसीज भी क्लियर नहीं थी। कभी क्लोज्ड बॉर्डर अप्रोच अपनाई गई तो कभी फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत आगे बढ़ने की कोशिश हुई। आखिरकार रशिया और ब्रिटेन के बीच समझौते के बाद अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री तय करने की कोशिश हुई। इसी प्रोसेस में 1893 की डूरंट लाइन एग्रीमेंट सामने आई, जिसने अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच बॉर्डर को डिफाइन किया। उस समय अफगान रूलर अब्दुल रहमान खान ने इसे एक्सेप्ट किया। कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एक बड़ी सब्सिडी दी गई। हालांकि इस एग्रीमेंट को लेकर कई कंट्रोवर्सीज रही, जैसे लैंग्वेज और मैप को लेकर डाउट। फिर भी बाद के अफगान रूलर ने इसे कंटिन्यू किया। इस तरह अफगानिस्तान सीधे कंट्रोल में तो नहीं आया, लेकिन पश्तून ट्राइबल एरिया को एक बफर जोन बना दिया गया।
जो आगे चलकर रीजन की इंस्टेबिलिटी और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा कारण बना। असल में अब्दुल रहमान खान खुद भी रिलीजन को पॉलिटिक्स के लिए यूज करते थे। उन्होंने अफगानिस्तान के डिफेंस को जिहाद बताया ताकि लोगों को मोबिलाइज किया जा सके, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये मानी गई कि उन्होंने इस्लामिक बिलीफ और ट्राइबल कस्टम को इस तरह मिला दिया कि आम लोगों को दोनों एक ही चीज लगने लगी। उनके बाद उनके पोते आए अमनुल्लाह खान, जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को और तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल से पूरी इंडिपेंडेंस हासिल की, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी। लेकिन जब उन्होंने ट्राइबल लीडर्स को वेस्टर्न स्टाइल कपड़े अपनाने को कहा तो इसे कल्चर के खिलाफ माना गया। उन्होंने कई बड़े रिफॉर्म किए, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कोर्ट सिस्टम बनाया, सेकुलर लॉज बनाए और मॉडर्न स्कूल स्पेशली गर्ल्स के लिए पर्दा खत्म करने की कोशिश हुई और वुमेन राइट पर भी जोर दिया। ये सब आइडियाज काफी आगे की सोच दिखाते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सब बहुत तेजी से लागू किया गया। अफगानिस्तान जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में ग्रेजुअल चेंज जरूरी था, लेकिन यहाँ अचानक बदलाव लाने की कोशिश हुई। इसका फायदा मुल्ला और ट्राइबल लीडर ने उठाया और लोगों को रिलीजियस व कल्चरल ग्राउंड पर भड़काया। आखिरकार इतना विरोध हुआ कि 1929 में अमनुल्लाह को गद्दी छोड़नी पड़ी। इसके बाद मोहम्मद जाहिर शाह का दौर आया, जो इनके मुकाबले बैलेंस थे। 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन उनके रूल की एक बड़ी अचीवमेंट थी, जिसमें डेमोक्रेसी, इलेक्शन, पार्लियामेंट, सिविल राइट और वुमेन राइट की बात की गई। उन्होंने स्मार्ट अप्रोच अपनाई, मॉडर्न आइडियाज को लाते हुए ट्रेडिशनल लीडर को भी साथ रखा, लोया जिरगा के लिए जरूरी अप्रूवल लिया। इससे कुछ समय के लिए ट्रेडिशनल और लिबरल ग्रुप के बीच बैलेंस बन गया। लेकिन एक नई प्रॉब्लम सामने आई। फॉरेन एड का फायदा मोस्टली शहरों को मिला, जिससे अर्बन और रूरल एरियाज के बीच गैप बढ़ गया। यही इम्बैलेंस आगे चलकर इंस्टेबिलिटी की एक बड़ी वजह बनता है। मोहम्मद जाहिर शाह के दौरान सोवियत फंडिंग बढ़ी, जिससे एक नया क्लास उभरा, टेक्नोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का। यही लोग 1973 में उन्हें हटा देते हैं, उनके ही कजन सरदार मोहम्मद दाऊद खान के थ्रू, जो सोवियत इन्फ्लुएंस के करीब माने जाते थे। 1965 में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के बनने के बाद कम्युनिस्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगे, जिससे रिलीजियस ग्रुप अलर्ट हो गए। क्लैरिक्स ने इसे मौका समझा और कम्युनिस्टों को फेथलेस बताकर लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया। इस दौरान एक नया ट्रेंड भी सामने आया, यूनिवर्सिटी एजुकेटेड रिलीजियस एक्टिविस्ट का, जो ट्रेडिशनल मुल्ला से ज्यादा एजुकेटेड और ऑर्गेनाइज थे। गुलाम मोहम्मद नियाजी ने काबुल यूनिवर्सिटी में इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया और जमाते इस्लामी जैसे ग्रुप बने। ये लोग इस्लाम को मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ताकि फॉरेन इन्फ्लुएंस का मुकाबला किया जा सके। दूसरी तरफ पीडीपीए के लीडर जैसे नूर मोहम्मद तारकी और बाबरक करमाल सोवियत एजेंसी केजीबी से जुड़े हुए थे। उन्होंने दाऊद खान को पावर तक पहुंचाने में हेल्प की, लेकिन बाद में दाऊद ने उनसे दूरी बना ली और ईरान के शाह के साथ रिलेशन बढ़ा लिए। इससे पीडीपीए नाराज हो गया और आखिरकार दाऊद खान को सत्ता और जान दोनों गंवानी पड़ी। 1978 में पीडीपीए ने कू करके पावर ले ली। कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत यूनियन के लिए बड़ी जीत थी। उन्होंने सोशल जस्टिस के नाम पर ट्राइबल ट्रेडिशन और कंजर्वेटिव क्लर्जी को चैलेंज किया, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी यूनिटी कमजोर थी। पार्टी पहले ही दो हिस्सों में बटी हुई थी, कलाक जो रूरल और पश्तून डोमिनेटेड थे और परचम जो कि अर्बन और पर्शियन स्पीकिंग थे। ऊपर से लीडरशिप फाइट भी शुरू हो गई। प्रेसिडेंट तारकी और वाइस प्रेसिडेंट हफजुल्ला अमीन के बीच देश में अपोजिशन बढ़ रही थी। तारकी ने इसे दबाने के लिए हार्श कदम उठाए, लेकिन धीरे धीरे अमीन ज्यादा पावरफुल हो गए। 1979 तक आते आते उन्होंने तारकी को साइडलाइन करके डिफेंस फोर्सेस पर पूरा कंट्रोल ले लिया। मॉस्को के लिए हफीजुल्ला अमीन पर भरोसा करना आसान नहीं था, क्योंकि वो केजीबी से नहीं जुड़ा था बल्कि यूएस में पढ़ा था और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी। इंग्लिश फ्लुएंट बोलता था। इसी वजह से केजीबी को शक हुआ और उसे सीआईए एजेंट तक कह दिया। उधर रीजन में भी हालात सोवियत यूनियन के खिलाफ जा रहे थे। 1977 में पाकिस्तान में मिलिट्री कू हुआ
और 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गई। इन सब डेवलपमेंट ने मॉस्को को और अनईजी कर दिया। इसी टेंशन के बीच सोवियत यूनियन ने दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में इन्वेजन कर दिया। उनका मकसद शायद एक फ्रेंडली गवर्नमेंट बनाना और यूएस इन्फ्लुएंस खत्म करना था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा निकला। इस इन्वेजन ने अफगानिस्तान को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बना दिया। अलग अलग कंट्रीज और रेडिकल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो गए और पूरी रीजनल पावर बैलेंस बदल गई। चाहे ये सोवियत एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी थी या यूएस का कोई ट्रैप, अफगानिस्तान के लिए ये पूरी तरह डिजास्टर साबित हुआ। सबसे बड़ी गलती ये थी कि सोवियत ने पश्तून माइंडसेट, ट्राइबल डायनामिक और दुरंद लाइन के क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को सही से नहीं समझा। उन्होंने सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट किया और इसकी कीमत उन्हें भारी खून खराबे के रूप में चुकानी पड़ी। चैप्टर 2, एंटर एट योर ओन रिस्क। 1997 की एक ठंडी रात, स्वाबी में अचानक आधी रात को फोन आया। पुलिस ऑफिसर के लिए ये कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन उस रात क्या होने वाला था इसका अंदाजा नहीं था। ऑफिस पहुंचा तो पता चला लैला, जो कि बदला हुआ नाम है, ये लड़की नॉर्वे में रहती थी। एक पश्तून लड़के जुबेर से प्यार कर बैठी थी। पेरेंट्स ने शादी से मना किया तो दोनों भाग गए। मुझे ऑर्डर मिला कि किडनैपिंग का केस रजिस्टर करो, लड़की को ढूंढो और पेरेंट्स को सौंप दो। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि लड़की की फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मतलब काम हर हालात में करना था। मेरी सिंपैथी दोनों के साथ थी, लेकिन ये कंफर्म करना जरूरी था कि शादी कंसेंट से हुई या दबाव में। जब जुबेर के घर रेड की तो वो भाग चुका था। बताया गया कि वो फाटा चला गया है, जिसे इलाकाई गैर यानी लॉलेस एरिया कहा जाता है, जहां पाकिस्तानी लॉ अप्लाई नहीं होते और पुलिस सीधा एक्शन नहीं ले सकती। अब एक ही रास्ता बचा था, जिरगा के जरिए बात करना। बिना हथियार और सिविल ड्रेस में टीम को ट्राइबल एल्डर्स के पास जाना पड़ा। उन्होंने जुबेर को देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उसने कोई क्राइम नहीं किया था। मुझे सिर्फ लैला से मिलने की इजाजत मिली, वो भी ट्राइब्समैन के बीच, ताकि मैं उसे फोर्स करके वापस न ले आऊं। अब ये सिर्फ केस नहीं, पश्तून ओनर का इशू बन चुका था। मैंने ट्राइब को भरोसा दिया, अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी की बात कंफर्म कर दे तो केस खत्म कर दिया जाएगा और कोई हैरेसमेंट नहीं होगी। लैला ने साफ कहा उसने अपनी मर्जी से शादी की है। केस बंद कर दिया गया, बट एक कंडीशन के साथ, उसे फ्यूचर में डाइवोर्स का पूरा राइट रहेगा, जो इस्लाम में दिया गया है। जुबेर और उसकी फैमिली ने ये मान लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही दोनों को समझ आ गया कि वो आपस में कंपेटेबल नहीं है। कल्चरल डिफरेंस और रिस्ट्रिक्शन की वजह से लैला एडजस्ट नहीं कर पाई और आखिरकार वो वापस यूरोप अपने पेरेंट्स के पास चली गई। लैला लकी थी, क्योंकि वो रिलेटिवली डेवलप पश्तून एरिया में आई थी और उसके पास सपोर्ट सिस्टम भी था। लेकिन फाटा के ट्राइबल इलाकों में रहने वाली ज्यादातर औरतों के लिए पेट्रियार्की और पर्दा एक तरह की चेन बन जाते हैं, जो उनकी फ्रीडम को काफी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कई मर्द भी इस रिज्ड ट्राइबल सिस्टम के शिकार होते हैं। ये पूरा सिस्टम डेवलपमेंट को रोकता है और मॉडर्न स्टेट इंस्टीट्यूशन को कमजोर करता है। फाटा का सेमी ऑटोनोमस स्टेटस और लॉलेस रेपुटेशन इसीलिए बना रहा, क्योंकि यहाँ ट्राइबल ट्रेडिशन को लगातार मेंटेन किया गया। धीरे धीरे ये एरिया क्रिमिनल्स और मिसक्रिएंट्स के लिए सेफ हेवन बन गया। ये सब पाकिस्तान की हिस्ट्री और इस इलाके की लंबे समय तक हुई नेग्लेक्ट से जुड़ा हुआ है। पश्तून के लिए फाटा की कहानी उस दिन शुरू हो गई जब दुरंद लाइन एग्रीमेंट के जरिए उनकी जमीन को डिवाइड कर दिया गया। दुरंद लाइन शुरू से ही पश्तून के लिए अनएक्सेप्टेबल रही। इसने फैमिलीज और ट्राइब को अलग कर दिया, लेकिन ग्राउंड पर लोग इसे सीरियसली नहीं लेते थे। आना जाना चलता रहा। वैसे भी ये लाइन माउंटेन्स और टफ टेरेन से गुजरती है, इसीलिए इसे कंट्रोल करना आसान नहीं है। 1901 में ब्रिटिश ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब आज का खैबर पख्तूनवा बनाया, जिसमें कुछ
सेटल्ड एरियाज और ट्राइबल रीजन को अलग अलग तरीके से मैनेज किया गया। सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग था, जबकि ट्राइबल एजेंसीज जो आज फाटा का हिस्सा है उसको अलग सिस्टम के तहत रखा गया, जहां डायरेक्ट कंट्रोल कम था। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ये स्ट्रक्चर वैसे ही इनहेरिट कर लिया गया। सेटल्ड एरियाज डेवलप्ड थे, इसलिए मैनेज करना आसान था, लेकिन फाटा जैसे इलाकों में वीक गवर्नेंस और ऑटोनॉमी बनी रही। फाटा टेक्निकली पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन प्रैक्टिकली अलग ही सिस्टम में चलता रहा। पाकिस्तान की शुरुआत एक डेमोक्रेटिक ड्रीम के रूप में हुई थी, साउथ एशिया के मिलियंस ऑफ मुस्लिम के लिए एक प्रोमिस्ड लैंड की तरह। लोग सब कुछ छोड़कर वहां पहुंचे, लेकिन इस माइग्रेशन में करीब 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों की जान भी चली गई। ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन बहुत ही जल्दबाजी और खराब प्लानिंग के साथ किया गया, जिसकी जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी टीम पर डाली जाती है। इस प्रोसेस को कई हिस्टोरियन ने शेमफुल फ्लाइट तक कहा। इसका सीधा असर ये हुआ कि नया बना पाकिस्तान शुरू से ही स्ट्रगल करने लगा। इंडिया ने पाकिस्तान का फाइनेंशियल शेयर देने में डिले किया और पब्लिक प्रेशर भी बनाया, जिससे नए देश के लिए सिचुएशन और टफ हो गई। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना एक टॉलरेंट और सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय कई रिलीजियस पॉलिटिकल ग्रुप जैसे जमाते इस्लामी और देवबंदी ग्रुप्स पाकिस्तान के आइडिया के खिलाफ थे। आयरनी ये है कि जो ग्रुप उस समय पार्टीशन के खिलाफ थे, वही बाद में इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस में भी ऑब्स्टेकल बने हैं। दोनों देशों के बीच राइवलरी इतनी गहरी हो गई कि पाकिस्तान को लगातार सिक्योरिटी प्रेशर में रहना पड़ा। इंडिया ने कश्मीर इशू पर एग्रेसिव स्टांस लिया, जिससे टेंशन और बढ़ी। इसका रिएक्शन पाकिस्तान में ये हुआ कि उसने अपनी मिलिट्री को जरूरत से ज्यादा मजबूत बनाना शुरू किया और इंडिया के साथ जंगों में उलझा रहा। 1971 की वॉर में तो कंट्री का ब्रेकअप हो गया और बांग्लादेश बना। मिलिट्री बिल्डअप के जरिए पाकिस्तान ने यूएस के साथ क्लोज रिलेशन बनाया। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस ने पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया, जिससे मिलिट्री पावर और बढ़ गई। धीरे धीरे ये सिक्योरिटी फोकस पाकिस्तान को मिलिट्री रूल की तरफ ले गया। कई बार जनरल्स ने कंट्री बचाने के नाम पर मार्शल लॉ लगा दिया और डेमोक्रेसी कमजोर होती गई। फिर भी पाकिस्तान की जनता ने हमेशा डिक्टेटरशिप को पसंद नहीं किया और कई बार मिलिट्री रूलर्स को भी हटाया, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी बनी रही। कुछ एक्सेप्शन जरूर थे, जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो। दोनों ने डेमोक्रेसी के लिए काम किया, लेकिन दोनों की मौत भी ट्रेजिक रही। जियाउल के टाइम भुट्टो को फांसी दी गई और बेनजीर भुट्टो की 2007 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी कुर्बानी के बावजूद ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब तक फ्यूडल सिस्टम और इलिटरेसी खत्म नहीं होती, तब तक डेमोक्रेसी मजबूत होना मुश्किल ही है। 1971 के बाद पाकिस्तान जैसे डाइवर्स देश, जहां 4 प्रोविंसेस और कई एथनिक ग्रुप थे, उनके लिए डेमोक्रेसी ही सही रास्ता थी। अथॉरिटेरियन रूल से टेंशन बढ़ना तय था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ने सिचुएशन और खराब कर दी। हर प्रोविंस अपने हिस्से की डिमांड करने लगा, जबकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे। इंटरनेशनल एड भी मोस्टली सिक्योरिटी जरूरतों में गया, क्योंकि वेस्ट को अपने डिफेंस इंटरेस्ट पूरे करने थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि एक गरीब देश इतनी बड़ी मिलिट्री को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। 1958 से शुरू हुई मिलिट्री रूल और इंडिया पाकिस्तान राइवलरी ने रिलीजियस ग्रुप को और स्पेस दे दिया। इलेक्शन में भी ये ग्रुप ज्यादा सफल नहीं हुए, लेकिन शहरों में उनकी स्ट्रीट पावर बढ़ती गई। प्रोक्सी वार और ग्लोबल पॉलिटिक्स ने भी उन्हें और स्ट्रॉन्ग किया। धीरे धीरे एक्सट्रीमिज्म बढ़ने लगा, जबकि मेजोरिटी लोग या तो चुप रहे या इग्नोर करते रहे। आयरनी ये है कि मोहम्मद इकबाल जैसे थिंकर की वार्निंग रिलीजन के नाम पर केओस फैल सकता है, उसको नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज्ड होने लगा। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना का सेकुलर विजन, दूसरी तरफ स्टेट यूनिटी के लिए रिलीजियस स्लोगन यूज किए जाने लगे ताकि रूलिंग एलिट्स की कमियां छुप सके। फिर मोहम्मद जियाउल हक का दौर आया, जिसने पूरी डायरेक्शन बदल दी। उन्होंने रिलीजन को पॉलिसी जस्टिफाई करने के लिए यूज किया।
जिससे सेक्टेरियन हार्मनी टूट गई। इस्लामिक लॉ, ज़कात सिस्टम और माइनॉरिटी राइट पर प्रेशर, इन सब ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। जिया ने साफ कहा कि इस्लाम के बिना पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता। इससे रिलीजियस प्रैक्टिस को ताकत मिली, जो पहले इलेक्शन में फेल होती रही। धीरे धीरे एक कंजर्वेटिव और रीज्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम डोमिनेंट होने लगी, जिससे रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया। कुछ लोग इस खतरे को समझ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। मीडिया कंट्रोल में था, एक्टिविस्ट को दबाया गया। वहीं बाहर की दुनिया में जिया को अफगान जिहाद में रोल के कारण सपोर्ट मिल रहा था, इसीलिए उनके इंटरनल पॉलिसीज पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। सबसे खतरनाक बदलाव मोहम्मद जियाउल हक के दौर में तब आया जब नॉन स्टेट एक्टर यानी रिलीजियस मिलिटेंट को तैयार किया गया। इन्हें पाकिस्तान की रीजनल पॉलिसी के लिए यूज किया गया, खासकर इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी के कॉन्टेक्स्ट में। कश्मीर इशू 1947 से ही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल पॉइंट रहा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पर इंडिया के न मानने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ी और पाकिस्तान ने मिलिट्री रास्ता अपनाने की कोशिश की। 1965 में अख्तर हुसैन मलिक की स्ट्रेटेजी से मौका भी मिला, लेकिन लीडरशिप की गलतियों से वो चांस निकल गया। 1990s में पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार का रास्ता अपनाया। 1980s के अफगान जिहाद में तैयार किए गए फाइटर्स जो सोवियत के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें कश्मीर भेजा गया इंडियन आर्मी के खिलाफ। लेकिन ये स्ट्रेटेजी उल्टी पड़ गई। ना कश्मीर का इश्यू सोल्व हुआ, ना पाकिस्तान ज्यादा सिक्योर हुआ। उल्टा ये मिलिटेंट्स वापस आकर अपने ही देश में रेडिकलाइजेशन फैलाने लगे। सेक्टेरियन टेंशन और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया। धीरे धीरे यही एनर्जी वेस्ट की तरफ भी मुड़ी। आम अमेरिकन को शायद पता भी नहीं था कि उनके टैक्स का पैसा ऑपरेशन साइक्लोन के जरिए मिलिटेंट नेटवर्क बनाने में लगा, जो बाद में फ्रैंकेस्टाइन की तरह कंट्रोल से बाहर हो गए। पाकिस्तान बनने के समय फाटा का स्टेटस क्लियर नहीं था, बस इतना तय था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, लेकिन किन कंडीशन पर, यह बड़ा सवाल था। मोहम्मद अली जिन्ना और अब्दुल गफ्फार खान के बीच इस पर बातचीत हुई। बच्चा खान ने 3 डिमांड रखी: फाटा को NWFP में मर्ज करना, फुल ऑटोनॉमी और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर निकालना। जिन्ना ने सिर्फ मर्जर वाली बात मानी, लेकिन एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो पाया। 1948 में बानू में एक जिरगा हुआ, जहां ट्राइबल लीडर ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। उन्होंने साफ कहा, सब्सिडीज और प्रिविलेज चलते रहने चाहिए, इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं होना चाहिए। इसके बाद फाटा को एक स्पेशल स्टेटस मिला, नो टैक्सेस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पाकिस्तान लीगल सिस्टम भी लागू नहीं। पाकिस्तान उस समय कमजोर स्थिति में था, इसीलिए ये कंडीशन माननी पड़ी। करीब 30 ट्राइब्स ने लॉयल्टी दिखाई। जिन्ना ने ऑटोनॉमी का वादा किया, लेकिन साथ ही में फ्यूचर में इंटीग्रेशन की बात कही, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। असल में ट्राइबल लीडर अपनी ऑटोनॉमी छोड़ना ही नहीं चाहते। वजीरिस्तान के फेमस रेबल फकीरो अपाई ने साफ कहा, ट्राइबल यूनिटी रिलीजियस यूनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी उनके लिए सबसे ऊपर ट्राइब ही था। बाद में फाटा में और एजेंसी जुड़ी और पाकिस्तान ने धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। फिर भी जरूरत पड़ी, खास तौर पर लड़ाई में। फाटा के ट्राइब्समैन ने हमेशा सपोर्ट किया। 1948 के कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में भी उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की, जब आर्मी रिसोर्सेज कम थे। आज भी इन्हें इस रोल के लिए याद किया जाता है। फाटा के कुछ ट्राइब्स इतने रिबेलियस थे, उन्होंने आसानी से कंट्रोल में आना ही नहीं चाहा। उनके लिए अथॉरिटी का विरोध करना एक नेचुरल चीज थी, और कराची की गवर्नमेंट उन्हें लंदन से ज्यादा अलग नहीं लगती थी। पाकिस्तान ने इन इलाकों को कंट्रोल करने के लिए फोर्स का यूज भी किया। 1949 में एयर बॉम्बिंग तक की गई, जिसे ऑफिशियली एक्सीडेंट बताया गया। 1960s में फिर से ऐसा किया गया। टेरेन पहले से इतना टफ था कि स्टेट कंट्रोल मुश्किल था। ऊपर से ये एक्शन रिबेलियन को दबाने के लिए पावर शो भी थे। अफगानिस्तान के साथ
रिलेशन भी सिचुएशन को और सेंसिटिव बनाते थे। 1947 में यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की एंट्री को चैलेंज करने वाला अफगानिस्तान ही था। उसने फाटा और एनडब्ल्यूएफपी पर क्लेम किया। इस दौरान पश्तूनियन का आइडिया भी सामने आया, एक अलग पश्तून कंट्री का, जो भले पॉपुलर नहीं था लेकिन पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण जरूर बना। 1949 में अफगान जिरगा ने दुरंद लाइन को इनवैलिड तक डिक्लेयर कर दिया, जिससे पाकिस्तान और कॉशियस हो गया और उसने फाटा में स्टेटस को बनाए रखा ताकि ट्राइब्स नाराज न हो। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आई जब पाकिस्तान ने पुराने कॉलोनियल लॉ को जारी रखा। फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन, इसका मकसद जस्टिस देना नहीं बल्कि कंट्रोल बनाए रखना था। इसके साथ मालिक्स नाम के ट्राइबल लीडर को मिडलमैन बना दिया गया, जो गवर्नमेंट और लोकल लोगों के बीच लिंक थे, लेकिन कई बार अपने फायदे के लिए सिस्टम को मैनिपुलेट भी करते थे। फाटा में गवर्नेंस एक तरह से पर्सनल और इनडायरेक्ट बन गई। एक पॉलिटिकल एजेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती थी, वही एडमिनिस्ट्रेटर, पुलिस, जज, सब कुछ। ये सिस्टम ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा था, जिसमें कलेक्टिव पनिशमेंट और जिरगा सिस्टम के जरिए डिस्प्यूट सोल्व होते थे। कुछ ट्राइब्स पैसे लेकर कोऑपरेट करते, जिससे इंटरनल दुश्मनी भी बढ़ती थी। समय के साथ ये पूरा सेटअप और मजबूत होता गया, लेकिन इससे डेवलपमेंट और जस्टिस दोनों ही पीछे रह गए। फाटा में मालिक्स, पॉलिटिकल एजेंट और फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन का कॉम्बिनेशन इतना टॉक्सिक था कि डेवलपमेंट होना मुश्किल ही था। ब्रिटिश ने इसे कंट्रोल के लिए बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने भी इसे लंबे समय तक जारी रखा, जब तक ये सिस्टम खुद उसके खिलाफ नहीं हो गया। इस सिस्टम में ट्राइबल लीडर अक्सर सरकार के साथ मिले रहते थे, लेकिन आम पश्तून सबसे ज्यादा सफर करते। सर्वे में भी दिखाया गया, काफी लोग पॉलिटिकल एजेंट की पावर से नाखुश थे। कुछ लोग एफसीआर खत्म करना चाहते थे और कई उसमें बड़े बदलाव चाहते थे। एफसीआर को पश्तूनवली से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एजुकेटेड पश्तून इसे गलत मानते हैं। उनका कहना है ये सिस्टम पश्तूनवली का मिसयूज करता है। असल में ये दोनों का मिक्स है, कुछ लोकल कस्टम और काफी हद तक एक ऑपरेसिव सिस्टम। इसमें बेसिक राइट का भी ध्यान नहीं रखा जाता, ड्यू प्रोसेस कमजोर है और अपील का ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। इस लॉ के पावर बहुत एक्सट्रीम थे। पॉलिटिकल एजेंट किसी की प्रॉपर्टी सीज कर सकता था, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता था, पूरे गांव या ट्राइब पर जुर्माना लगा सकता था। अगर कोई क्राइम होता तो प्रूफ देने की जिम्मेदारी भी कम्युनिटी लीडर पर होती। जरूरत पड़े तो पूरे गांव को डिमोलिश तक किया जा सकता था और उस पर कोई लीगल चैलेंज भी नहीं किया जा सकता था। कलेक्टिव पुनिशमेंट जैसा सिस्टम लोगों को सुधारने की बजाय और एक्सट्रीम बना देता है, और फाटा में भी यही हुआ। ह्यूमन राइट कमीशन ने इसे एक इनडिफेंसिबल लॉ कहा। लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट हमेशा इसे जस्टिफाई करते थे। उनका एक कॉमन आर्गुमेंट होता, अगर एफसीआर हटाया तो करप्ट पुलिस आएगी और पश्तून होम की सैनिटी टूट जाएगी। कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए ये बात काफी स्ट्रॉन्ग थी। पॉलिटिकल एजेंट की पावर प्रैक्टिकली अनलिमिटेड थी। वह पीस मेंटेन करता, रोड्स देखता, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी संभालता, लेकिन उसके ऊपर कोई इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जिरगा जैसे ट्रेडिशन सिस्टम भी उसके कंट्रोल में आ गए, क्योंकि मेंबर का सिलेक्शन उसी के थ्रू होता था। इससे लोकल जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी भी कमजोर हो गई। असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी रिसोर्सेज पर कंट्रोल। वही फंड्स अप्रूव करता, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तय करता, स्कॉलरशिप देता, राशन और परमिट बांटता, और सबसे जरूरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी वही जारी करता था। इन डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी ट्राइबल रेजिडेंट गवर्नमेंट जॉब या बेनिफिट नहीं ले सकता था। इसीलिए लोगों को मजबूरी में इसी सिस्टम पर डिपेंड रहना पड़ता था। फाटा में सिक्योरिटी के लिए पॉलिटिकल एजेंट के पास खासदार और लेवीज होते थे। लोकल लोग ही पुलिस की तरह काम करते थे, लेकिन ये लोग कम ट्रेंड, हल्के हथियार से लैस और डिसिप्लिन में भी कमजोर थे। इसीलिए ये लोग सीरियस लॉ एनफोर्समेंट के लिए इफेक्टिव नहीं थे। जरूरत पड़ने पर फ्रंटियर कोप्स को बुलाया जाता था, लेकिन उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड थी। बाहर के लोगों को लगता था कि प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम है,
जबकि असल में ये सेटअप कमजोर और अंडर फंडेड था, जो बड़े चैलेंजेस के सामने टूटना तय था। मलिक्स को अक्सर ट्राइबल चीफ समझ लिया जाता था, जबकि वो असल में एल्डर होते हैं। कई गवर्नमेंट पेरोल पर होते हैं, कुछ हेरिडेटरी होते हैं और कुछ अपॉइंट या सेलेक्ट किए जाते हैं। जिरगा में सब बराबर माने जाते हैं और हर किसी को बोलने का हक है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि यही सिस्टम लंबे समय तक स्टेबिलिटी का सोर्स रहा, लेकिन धीरे धीरे मलिक में भी पावर मिसयूज और अथॉरिटेरियन टेंडेंसी बढ़ने लगी। एक सरप्राइजिंग बात यह है कि पश्तून सोसाइटी में मुल्ला का रोल ट्रेडिशनली सेकेंडरी रहा है। उन्हें जिरगा में भी डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन सिर्फ एंड में दुआ पढ़ने के लिए बुलाया जाता था। पॉलिटिकल लीडरशिप में भी उनकी कोई खास जगह नहीं थी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के समय मुल्ला फाइटर को मोटिवेट करते थे और कुछ लीडर बनकर भी सामने आए। ब्रिटिश इन्हें मैड मुल्ला मूवमेंट कहकर डिसमिस करते थे। वैसे मुल्ला फाइनेंशियली और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नहीं थे। कई बार उन्हें मॉस्क की सिक्योरिटी के लिए मलिक पर डिपेंड रहना पड़ता था। पाकिस्तान ने एरिया मैनेज करने के लिए मलिक को और मजबूत किया, लेकिन अफगानिस्तान के क्लेम और सोवियत इंडिया के सपोर्ट की वजह से इनसिक्योरिटी बनी रही। 1950 और 60 में रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश हुई। इस्कंदर मिर्जा और जाहिर शाह की मीटिंग हुई, लेकिन डिस्ट्रस्ट खत्म नहीं हुआ। आयूब खान ने भी रिलेशन सुधारने की कोशिश की, लेकिन एक बयान दिया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के पश्तून में इंटरेस्ट होना चाहिए। उसने सिचुएशन को ओकड़ बना दिया। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच सस्पिशन कितना गहरा है। 1997 में ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सपीरियंस ने फाटा की इकोनॉमी का अलग ही साइड दिखाया। पेशावर में ट्रेनी ऑफिसर रहते हुए मुझे जीप और गार्ड दिए गए ताकि फील्ड एक्सपोजर मिल सके। उस दौरान एक जूनियर ने आइडिया दिया कि दारा चलकर वहां के इलीगल वेपन मार्केट को देखा जाए। यूनिफॉर्म में जाना अलाउड नहीं था क्योंकि वहां पुलिस की जुडिकेशन नहीं थी, इसीलिए सिविल ड्रेस में जाना पड़ा। दारा पहुंचकर जो देखा वो सरप्राइजिंग था। लोकल गन्समिथ दुनिया के फेमस वेपन की एग्जैक्ट कॉपीज बना रहे थे, साथ में ब्राउचर भी रखे थे जैसे किसी ब्रांडेड शोरूम में हो। वेपन देखने में परफेक्ट लगते थे, लेकिन असल में उनकी क्वालिटी उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होती थी। नॉन पश्तून बायर, खासकर बाहर से आने वाले, लुक से अट्रैक्ट होते थे, जबकि पश्तून ज्यादा फोकस यूटिलिटी पर करते थे। सबसे पॉपुलर वेपन वही था जो अफगान जिहाद के टाइम फेमस हुआ, AK-47, जिसने पाकिस्तान में क्लाशकिनॉव कल्चर को जन्म दिया, यानी वॉयलेंस और क्राइम का बढ़ना। इस पूरे रीजन की इकोनॉमी ट्रेडिशनल 4T पर चलती थी। स्मगलिंग मतलब ट्रकिंग, टोल कलेक्शन, लीगल और इलीगल, ड्रग्स और वेपन ट्रैफिकिंग और टूरिज्म। बाद में इसमें एक और टी जुड़ गया, टेररिज्म। इलीगल टोल कलेक्शन तो इतना कॉमन हो गया था कि लोगों ने उसे ऑलमोस्ट नॉर्मल मान लिया, खासकर बॉर्डर के पश्तून ट्राइब के बीच। पार्टीशन के बाद एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग बढ़ गई। 1965 के अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट का भी मिसयूज हुआ। गुड्स ड्यूटी फ्री पाकिस्तान में आते अफगानिस्तान के नाम पर, लेकिन कुछ ही समय में वापस इलीगली पाकिस्तान में बेच दिए जाते। कराची पोर्ट अफगानिस्तान के ट्रेड के लिए क्रिटिकल रहा और इसी लूप होल की वजह से स्मगलिंग का नेटवर्क और मजबूत हो गया। 2001 तक इसका साइज करीब 1 बिलियन था, जो बाद में और बढ़ गया। दुरंद लाइन आज भी क्लियर बॉर्डर नहीं बना पाई। पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे एक्सेप्ट नहीं करता। कई विलेज ऐसे हैं जहां घर एक कंट्री में, कई गांव तो ऐसे हैं जहां उसका घर एक देश में और उसके खेत दूसरे में है। इसीलिए पहले लोकल से पासपोर्ट तक नहीं मांगा जाता था। चमन जैसे टाउन में लोग रोज बॉर्डर पार करके कंधार में काम करने जाते हैं। इस रियलिटी को देखते हुए बॉर्डर को पूरी तरह सील करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब्दुल गफ्फार खां हमेशा इस लाइन के खिलाफ बोलते रहे। उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को पेशावर से जलालाबाद ले जाया गया। उस समय सोवियत वॉर चल रही थी, फिर भी सीज फायर करके उनकी फाइनल जर्नी को पूरा कराया गया। ये दिखाता है कि ग्राउंड पर इस बॉर्डर की कितनी लिमिटेड वैल्यू है। पहले सिर्फ दो मेन ट्रेड रूट थे, खैबर पास और बोलन पास, लेकिन अब दर्जनों क्रॉसिंग है और हजारों लोग रोज बॉर्डर पार करते हैं।
वजीर, तूरी, शिनवारी और मोहम्मद जैसे ट्राइब दोनों तरफ रहते हैं, जिससे ट्रेड, मैरिजेज और रिलेशन आसानी से चलते हैं। स्मगलिंग यहाँ एक नॉर्मल प्रोफेशन की तरह माना जाता है, लेकिन कार चोरी रैकेट ने इसे और डेंजरस बना दिया। चोरी की गाड़ियां अक्सर फाटा लाई जाती है, डिसमेंटल होते ही और पार्ट्स अलग अलग जगह बेच दिए जाते हैं। कई लोग जाने अनजाने में ऐसे पार्ट यूज करते हैं, ये सोचकर कि ये अफगानिस्तान से लीगली आए हैं। इस इलीगल इकोनॉमी से क्रिमिनल नेटवर्क को भी भारी पैसा मिलता है। कई लोग परिवारों को बड़े शहर या गल्फ भेज देते हैं, लेकिन ऑपरेशन फाटा से ही चलाते हैं, क्योंकि यहाँ टैक्स नहीं, सेफ हेवन और लॉ एनफोर्समेंट वीक है। असल में ये सिचुएशन अवॉइड की जा सकती थी अगर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट सही समय पर किया जाता, तो इकोनॉमी का रास्ता बदल सकता था। लेकिन 60 से 70 लाख पॉपुलेशन के बावजूद फाटा को नेशनल बजट का बेरली 1% ही मिला। फाटा की हालत इतनी खराब थी कि सोशल कोलैप्स लगभग तय था। 60% लोग पुअर्टी में, लिटरेसी रेट सिर्फ करीब 15% और हेल्थ कंडीशन भी बहुत खराब। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का आधा था और डेवलपमेंट फंड भी बहुत कम मिलते थे। एजुकेशन की कमी की वजह से लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। ऊपर से खराब जमीन और कम बारिश ने एग्रीकल्चर को भी कमजोर कर दिया। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से बदलाव आ सकता था, लेकिन वहां आधे अधूरे कदम उठाए गए। 1997 में वोटिंग राइट तो दिए गए, लेकिन 2013 तक पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने की अनुमति ही नहीं थी। पहले लिमिटेड वोटिंग सिस्टम में वोट खरीदना आम बात थी। सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि फाटा के रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असेंबली में बैठकर पूरे पाकिस्तान के लिए लॉ बना सकते थे, लेकिन वही लॉ फाटा पर लागू नहीं होते थे। मतलब उनका रोल सिर्फ सिंबॉलिक था, असली पावर कहीं और थी। पाकिस्तान का कंट्रोल भी फाटा पर पूरी तरह नहीं था। सिर्फ ट्राइब्स ही नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्रिमिनल और ब्यूरोक्रेट भी वहां इन्फ्लुएंस रखते थे। दुरंद लाइन की एम्बिग्युइटी सबके लिए फायदेमंद थी। पश्तून के लिए क्रॉस बॉर्डर रिश्ते बन रहे, काबुल के लिए पश्तूनियन का आइडिया जिंदा रहा और इस्लामाबाद के लिए अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड की तरह ट्रीट करना आसान हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मिला मिलिटेंट को, जो 1980s में दुनिया भर से फाटा आए। इन्वेजन के खिलाफ रेजिस्टेंस की पुरानी ट्रेडिशन और रिलीजन के नाम पर चल रहे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ने मिलकर रेडिकलाइजेशन के बीज बो दिए, जो आगे चलकर बड़े टर्मोइल में बदल गए। चैप्टर 3, होली वॉरियर्स ऑफ एन अनहोली वॉर। 1979 के बाद अफगानिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसने पूरे रीजन की डायरेक्शन बदल दी। पाकिस्तान ने पहले भी कोल्ड वॉर के दौरान यूएस के साथ अलायंस बनाया और अब फिर से खुद फ्रंटलाइन स्टेट बना दिया। अब सोवियत यूनियन के खिलाफ फिर से खुद को फ्रंटलाइन स्टेट बना दिया। यूनाइटेड स्टेट और सऊदी अरेबिया ने फंडिंग और सपोर्ट देने में देर नहीं लगाई। अफगान का रिएक्शन तुरंत रेजिस्टेंस में बदल गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा। धीरे धीरे इसमें रिलीजियस कलर आ गया। एक तरफ सोवियत आइडियोलॉजी थी, दूसरी तरफ स्पॉन्सर का अपना एजेंडा। सऊदी अरेबिया रिलीजियस इन्फ्लुएंस चाहता था, जबकि यूएस का फोकस बस सोवियत्स को रोकना था। इस दौरान फाइटर्स को मुजाहिदीन कहा जाने लगा, जो जिहाद से जुड़ा शब्द है। इस्लाम में जिहाद का असली मतलब है सेल्फ इंप्रूवमेंट और इनर स्ट्रगल, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग आर्म्ड स्ट्रगल भी है। आम जिंदगी में लोग एजुकेशन या मेहनत को भी जिहाद कहते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट मिसयूज की वजह से वेस्ट में ये वर्ड टेररिज्म से जुड़ गया। 1980s में मुजाहिदीन को वेस्ट में पॉजिटिव नजर से देखा गया, क्योंकि उनका गोल सोवियत को हराना था। इस नैरेटिव के चलते दुनिया भर से रिलीजियस फाइटर अफगानिस्तान में आने लगे। फाटा और एनडब्ल्यूएफपी जैसे इलाकों ने इन फाइटर को शेल्टर, ट्रेनिंग और लॉन्चिंग बेस दिया। धीरे धीरे ये रीजन एक ग्लोबल बैटलफील्ड बन गया, जहां कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई पश्तून जमीन पर लड़ी जा रही थी। फाटा की ज्योग्राफी मुजाहिदीन कैंप्स के लिए परफेक्ट थी। पहाड़, रफ टेरेन और पश्तून वॉरियर ट्रेडिशन सब उनके काम आए। एनडब्ल्यूएफपी की कई डिस्ट्रिक्ट सप्लाई लाइन बन गई।
जहां से अफगान और अरब फाइटर को सपोर्ट मिलता था। पश्तून इस पूरे नेटवर्क का हब बन गया, जहां अब्दुल्ला आजम और ओसामा बिन लादेन जैसे लोग अपने ऑफिस चलाते थे। ग्राउंड पर ऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी संभाल रही थी, जबकि हथियार यूनाइटेड स्टेट और यूरोप से आते थे और फंडिंग सऊदी अरेबिया समेत कई गल्फ कंट्रीज देती थी। पाकिस्तान में इस वॉर को सर्वाइवल की लड़ाई बताया गया, जहां जिहाद एक मोटिवेशनल टूल था, लेकिन वेस्ट के हिसाब से ये बस सोवियत को रोकने का कैंपेन था और रेडिकलाइजेशन को अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस माना गया। हालांकि इससे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। इसी दौरान मदरसा का नेटवर्क तेजी से फैला, खासकर अफगान रेफ्यूजीज के लिए, जो लाखों की संख्या में पाकिस्तान आए। कंजर्वेटिव रिलीजियस ग्रुप को इससे बड़ा बूस्ट मिला। पब्लिशिंग, फंडिंग और इन्फ्लुएंस सब बढ़ गया। 1989 में सोवियत विड्रॉल के बाद ये नेटवर्क खत्म नहीं हुए, बल्कि और मजबूत हो गए। मदरसा के स्टूडेंट, खास तौर पर देवबंदी बैकग्राउंड वाले, अफगानिस्तान के सिविल वॉर में शामिल होने लगे। फाइटर्स काबुल, कंधार, जलालाबाद, वजीरिस्तान और पेशावर के बीच फ्रीली मूव करने लगे। इस दौर के सबसे बड़े लीडर्स में से एक थे गुलबुद्दीन हिकमतयार। वो एजुकेटेड थे, क्रिज्मेटिक थे और पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्कल से कनेक्टेड थे, इसलिए उन्हें ज्यादा फंडिंग और सपोर्ट मिला। उनकी ताकत सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी थी। उनके साथ यूनुस खालिस भी थे, जो बाद में अलग फ्रैक्शन बना लेते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंशियल बने रहते हैं। उनके क्लोज अलाई थे जलालुद्दीन हक्कानी, जो दुरंद लाइन के दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते थे और सक्सेसफुल कैंपेन के लिए जाने जाते थे। एक और बड़ा नाम था अब्दुल रब रसूल सयाफ, जो सऊदी सपोर्ट से बैक था और अरब फाइटर के साथ क्लोज लिंक रखता था, जिसमें बिन लादेन भी शामिल था। धीरे धीरे ये पूरा नेटवर्क सिर्फ अफगानिस्तान तक लिमिटेड नहीं रहा, ये एक ग्लोबल जिहाद स्ट्रक्चर में बदल गया, जिसकी रूट्स पश्तून एरियाज में गहराई तक जम गई। नॉन पश्तून मुजाहिदीन लीडर ने भी सोवियत के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाई। सिबगतुल्ला मुजाहिदी, रब्बानी और अहमद शाह मसूद जैसे लीडर काफी इन्फ्लुएंशियल थे। रब्बानी और मुजाहिदी दोनों अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और मॉडरेट माने जाते थे। रब्बानी के साथ मसूद और इस्माइल खान जैसे स्ट्रॉन्ग कमांडर जुड़े हुए थे। इसके अलावा अलग अलग सेक्ट्स और ग्रुप भी शामिल थे, जैसे सैयद अहमद गिलानी और शेख आसिफ मोहसिनी। सबका गोल एक था, सोवियत को हराना, लेकिन फंडिंग सोर्सेज और आइडियोलॉजी अलग अलग थी। 1980s में ये अलायंस सोवियत के खिलाफ काफी इफेक्टिव रहा, लेकिन 1989 में सोवियत विड्रॉल के बाद ये यूनिटी टूट गई। हर ग्रुप अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ने लगा और 1992 तक सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें मोहम्मद नजीबुल्लाह भी पावर से हटा दिए गए। पाकिस्तान साइड पर भी बदलाव हो रहा था। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस काफी पावरफुल हो चुकी थी और उसने नई स्ट्रेटेजी बनाई। पाकिस्तान में पश्तून डोमिनेटेड गवर्नमेंट लाकर स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना। 1992 से 95 के बीच 1992 से 95 के बीच अफगानिस्तान में ब्रूटल सिविल वॉर चला, जहां कई वॉरलॉर्ड पावर के लिए लड़ रहे थे। पाकिस्तान ने अपने पसंदीदा लीडर, खास तौर पर गुलबुद्दीन हिकमतयार को सपोर्ट किया, जबकि सऊदी अरेबिया और ईरान अपने इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट कर रहे थे। यूएस का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो गया और फंडिंग घटने लगी, जिससे फाइटर्स फ्रस्ट्रेटेड हो गए। अफगानिस्तान पूरी तरह वॉर टॉर्न हो चुका था। लीडरशिप डिवाइडेड, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, इकोनॉमी खराब और आम लोगों को लगा कि उन्हें छोड़ दिया गया है, खासकर वेस्ट द्वारा। लाखों अफगान लोग पाकिस्तान और ईरान के रेफ्यूजीज कैंप में फंस गए। घर लौटना मुश्किल था, क्योंकि इनसिक्योरिटी खत्म हो ही नहीं रही थी। इन कैंप्स में उनकी ट्रेडिशनल सोशल लाइफ, फैमिली टाइज, कम्युनिटी बॉन्ड्स सब टूट गए। एक कोल्ड अनसर्टेन लाइफ शुरू हो गई। सबसे दुख की बात यह रही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जल्दी उन्हें भुला दिया, जबकि लाखों अफगान ने कोल्ड वॉर की इस लड़ाई में अपनी जान दी थी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने रीबिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो एफर्ट्स
बहुत लिमिटेड थे। मुजाहिदीन ग्रुप के अंदर यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी बाहर से लगती थी। अलायंस लगातार बदलते रहते थे। एथनिक, सेक्टेरियन और पर्सनल राइवलरी सब इसमें शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर था पैसा। फंडिंग पाइपलाइन पाकिस्तान के कंट्रोल में थी और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस प्रैक्टिकली तय करता था कि किस ग्रुप को सपोर्ट मिलेगा। यहाँ ये इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है आईएसआई। अफगानिस्तान में हर लोकल कमांडर को पेशावर में बैठे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना पड़ता था, तभी उसे वेपन और फंड मिलता था। कई बार लोग सिर्फ बेटर डील के लिए पार्टी बदल लेते थे। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई थी। आईएसआई उन लीडर को प्रेफर करता जो उसकी बात माने, जैसे गुलबुद्दीन हकमतयार और जलालुद्दीन हक्कानी। लेकिन रिलेशन हमेशा स्मूथ नहीं थे। इख्तियार ने रोनाल्ड रेगन से मिलने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि इससे सोवियत प्रोपेगेंडा को फायदा मिलेगा। यूएस की हेल्प के बिना सोवियत को हराना मुश्किल था, लेकिन यूएस ने जल्दी इंटरेस्ट खो दिया और अफगानिस्तान को प्रॉपरली स्टेबलाइज किए बिना ही आगे बढ़ गया। पाकिस्तान के लिए वॉर खत्म नहीं हुआ। 1980s के बाद कंट्री में काल्शिनोकोव कल्चर और ड्रग प्रॉब्लम तेजी से बढ़ी। लोगों में ये फीलिंग बनी कि यूएस ने अपना काम निकालने के बाद पाकिस्तान को छोड़ दिया। इसी बीच जियाउल हक की पॉलिसीज ने पाकिस्तान को सीडो इस्लामिक डायरेक्शन में धकेल दिया, जहां रिलीजन को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया गया। फिर अचानक तालिबान का राइज हुआ, जो सिर्फ वेस्ट ही नहीं साउथ एशिया के लोगों के लिए शॉकिंग था। असल में ये राइज अचानक नहीं था, बल्कि जिहाद डॉक्ट्रिन, जियोपॉलिटिकल गेम्स और जिया की पॉलिसीज का कंबाइंड रिजल्ट था, जिसे उस समय सही से समझा ही नहीं गया। शुरुआत में तालिबान को लोगों का सपोर्ट छोटे लेवल पर मिला, जैसे फ्री फूड, क्योंकि वो वॉलेंटियर सिक्योरिटी का काम कर रहे थे। लेकिन इसी सपोर्ट ने मुल्ला उमर को आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस दिया। 1994 में उसने अपने छोटे ग्रुप के साथ स्पिन बोल्डेक पर कब्जा कर लिया। ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पॉइंट था, जहां से पहले गुलबुद्दीन हिक्तमायर की फोर्सेस पैसा कमा रही थी। इस कब्जे से तालिबान को रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो गई। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वहां एक बड़ा आर्म्स डिपो भी था, जो अब तालिबान के हाथ आ गया, और इसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का भी रोल था। हथियार मिलते ही तालिबान ने कुछ ही हफ्तों में कंधार रीजन पर कंट्रोल जमा लिया। इससे एक बड़ा बदलाव आया। लोकल क्रिमिनल्स और वॉरलॉर्ड जो पहले फ्रीली घूमते थे, वो पीछे हट गए। आम लोगों को तुरंत राहत मिली क्योंकि सिक्योरिटी बेहतर हो गई। यही वजह थी कि वार से थकी हुई जनता ने तालिबान को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के लिए सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि स्टेबिलिटी के लिए दिया था। तालिबान ने स्मार्ट तरीके से पश्तून आइडेंटिटी का यूज किया और साउथ ईस्ट अफगानिस्तान के ट्राइब को अपने साथ जोड़ा, जिससे एक तरह की यूनिटी बनी। शुरुआती तालिबान माइंडसेट को समझने के लिए एक इंसिडेंट काफी इंटरेस्टिंग है। एक तालिब ने रेड के दौरान रैम्बो का पोस्टर देखा और उसे असली इंसान समझकर कहा कि अपने कजन को बोलो मशीन गन दे दे। इससे उनकी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग और एक्सपोजर का लेवल दिखता है। पाकिस्तान ने भी जल्दी ही तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उस समय बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी जरूरी थी। मुजाहिदीन लीडर बार बार फेल हो रहे थे, इसीलिए पाकिस्तान ने तालिबान को एक बेटर ऑप्शन माना, खासकर क्योंकि वो पश्तून डोमिनेटेड थे। तालिबान का एक्सपेंशन सिर्फ लड़ाई से नहीं हुआ, उन्होंने नेगोशिएशन, ब्राइबरी और अलायंस सब यूज किए। कई बार उनके दुश्मन भी टेम्परेरी एलाइज बन गए, जैसे अहमद शाह मसूद ने एक समय उनके साथ अलायंस किया। हेरात जैसे इलाके में तालिबान ने अलग अलग वॉरलॉर्ड और ग्रुप के साथ मिलकर कंट्रोल लिया, जैसे अब्दुल रशीद दोस्तम और करीम खिलाली। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि तालिबान सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं, बल्कि वे एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स बन चुके थे, जो स्ट्रेटजी, अलायंसेस और मौके के हिसाब से मूव्स लेकर पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे थे। तालिबान के खिलाफ अपोजिशन भी अलग अलग रूप में सामने आई। 1997 में जब तालिबान ने कुनार के 2 टिम्बर स्मगलर पर एक्शन लेना चाहा, तो उन्होंने ट्राइबल सपोर्ट जुटाकर तालिबान को भी भारी नुकसान पहुंचा दिया।
पुराने मुजाहिदीन लीडर भी तालिबान से दूरी बनाने लगे। रब्बानी और गुलबुद्दीन हत्यार ईरान की तरफ झुक गए, जबकि अब्दुल रब रसूल ने अहमद शाह मसूद के नदरन अलायंस को ज्वाइन किया। ये अलायंस आइडियोलॉजी के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सर्वाइवल ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तालिबान खुद को इस्लामिक मूवमेंट बताते थे, लेकिन असल में उनका बेस मोस्टली गिलजाई पश्तून था, जो सोशियो इकोनॉमिक तौर पर सबसे कमजोर थे। गरीबी और नेगलेक्ट की वजह से फैमिलीज अपने बच्चों को मदरसे भेजती थी, जहां फ्री रहने और खाने की सुविधा मिलती थी। यहीं से तालिबान के रिक्रूट तैयार हुए। पश्तून एरियाज में तालिबान को ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिला, क्योंकि एथनिक आइडेंटिटी काम आई, लेकिन नॉन पश्तून रीजन में उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ा और कई जगह सेटबैक भी मिले। तालिबान की आइडियोलॉजी में देवबंदी इन्फ्लुएंस जरूर था, लेकिन पूरी तरह वही नहीं था। देवबंदी मूवमेंट 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। मोहम्मद कासिम नानातवी और रशीद अहमद गंगोई ने मिलकर दारुल उलूम देवबंदी की स्थापना की। उनका ओरिजिनल एम था मुस्लिम को एजुकेट करना और सोसाइटी को रिवाइव करना, ना कि पॉलिटिकल पावर लेना। लेकिन समय के साथ ये मूवमेंट ज्यादा कंजर्वेटिव हो गया। वुमेन के रोल को रिस्ट्रिक्ट करना, दूसरे सेक्ट्स खासकर सूफी ट्रेडिशन की आलोचना करना इसकी पहचान बन गई। साउथ एशिया में देवबंदी और बरेलवी स्कूल के बीच दुश्मनी भी बढ़ती गई, जो बाद में कई जगह वॉयलेंट भी हो गई। 1919 में देवबंदी स्कॉलर्स ने जमाते उलमे हिंद बनाई, जो शुरुआत में यूनाइटेड इंडिया के पक्ष में थी। पार्टीशन के बाद इसका पाकिस्तानी वर्जन बना जमाते उलमे इस्लाम, जिसके फैक्शन बाद में तालिबान के दौर में पश्तून एरियाज में इन्फ्लुएंशियल बने। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि तालिबान सिर्फ रिलीजन का प्रोडक्ट नहीं थे, बल्कि पुअर्टी, सोशल नेग्लेक्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी का मिला जुला रिजल्ट थे। अफगान जिहाद के दौरान 1980s में साउथ एशिया में हजारों मदरसों का नेटवर्क फैल गया, जिनका मॉडल दारुल उलूम देवबंद था। इस काम के लिए ग्लोबल फंडिंग खुलकर आने लगी, खास तौर पर अफगान रेफ्यूजीज के लिए बॉर्डर एरियाज में नए मदरसे बनाए गए। ये सब जियाउल हक के टाइम पर हुआ। तालिबान के ज्यादातर लोग इन्हीं देवबंदी मदरसा से निकले थे, चाहे पाकिस्तान में पढ़े हो या अफगानिस्तान में। इसी बैकग्राउंड की वजह से एक तालिबान स्पोक्सपर्सन ने यह तक कह दिया कि हर अफगान देवबंदी है, हालांकि ये बड़ा चढ़ा के कहा गया था। लेकिन तालिबान ने देवबंदी आइडियोलॉजी को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। अल अजहर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर के अकॉर्डिंग तालिबान की रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग कमजोर थी। उन्हें अरेबिक, इस्लामिक लॉ और थियोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस्लाम को सुपरफिशियल तरीके से अपनाया। तालिबान के राइज में सबसे बड़ा फैक्टर आइडियोलॉजी नहीं था, बल्कि एक्सटर्नल सपोर्ट था। आईएसआई ने अलायंस बनाने में हेल्प की और एस्टिमेट के मुताबिक 30,000 मदरसा स्टूडेंट तालिबान में शामिल हुए, जिससे उनकी शुरुआती एक्सपेंशन पॉसिबल हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी सपोर्ट साफ दिखता है। बलोचिस्तान और NWFP में एंटी तालिबान एक्टिविटीज को रोकने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए। जो लोग इस पॉलिसीज के खिलाफ बोलते थे, उन्हें चुप करा दिया जाता था। सऊदी अरेबिया का रोल भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तुर्की अल फसल जैसे लोग तालिबान ऑपरेशन में इंटरेस्ट ले रहे थे, जिससे फंडिंग का इन्फ्लुएंस साफ दिखता था। असल में तालिबान बिना पाकिस्तान की पॉलिटिकल बैकिंग और सऊदी फंडिंग के सरवाइव ही नहीं कर पाते। मुल्ला उमर खुद कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं था, ना ही उसकी फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग थी। वो पहले एक सिंपल फाइटर और फिर जूनियर कमांडर था। तालिबान लीडरशिप के कई लोग यूनिस खालिस के नेटवर्क से आए थे। तालिबान हक्कानी भी बाद में तालिबान से जुड़ा और जल्दी ही पावरफुल पोजीशन में आ गया। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि तालिबान एक ऑर्गेनिक ग्रासरूट मूवमेंट नहीं थी, बल्कि मदरसा, फंडिंग नेटवर्क, इंटेलिजेंस सपोर्ट और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का कंबाइंड रिजल्ट थे, जिससे उन्हें बहुत तेजी से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बना दिया। तालिबान ने जब इस्लामिक एमिरेट बनाया तो पूरा सिस्टम मुल्ला के कंट्रोल में चला गया। हर प्रोविंस में गवर्नर भी मुल्ला होता था और वही मिलिट्री कमांडर भी, और लगभग हर जगह पश्तून मुल्ला ही अपॉइंट किया जाता था। कई बार तो वो लोकल लैंग्वेज भी नहीं जानते थे, जैसे हेरात में देरी न जानने वाला गवर्नर बैठा दिया गया। 1995 से 96 में यूनिस खलीस
गुलाबुद्दीन हक्तमायर और नबी मोहम्मद के ग्रुप के फाइटर तालिबान में शामिल हो गए, जिससे उनकी मिलिट्री ताकत बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ऑलमोस्ट रुक गए। तालिबान ने इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया और फोकस सिर्फ दो चीजों पर रखा, नॉर्थ में लड़ाई और एक एक्सट्रीम वर्जन ऑफ शरिया लागू करना। ये सिस्टम रिलीजन से ज्यादा ट्राइबलिज्म, पेट्रियार्की और लैक ऑफ एजुकेशन का मिक्स था। वुमेन को पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट बैन कर दिए गए और छोटी छोटी चीजों पर पनिशमेंट दी जाती थी, जैसे बियर्ड ट्रिम करना। 2000 में तो एक पाकिस्तान फुटबॉल टीम को सिर्फ शॉर्ट्स पहनने के लिए अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया गया। असल में तालिबान एक गवर्निंग पॉलिटिकल सिस्टम से ज्यादा विजिलेंटे मिलिशिया की तरह बिहेव कर रहे थे। पाकिस्तान को भी ये समझ आ रहा था, इसलिए उसने टॉक्स करने की कोशिश की। यूनाइटेड नेशन स्पेशल मिशन टू अफगानिस्तान भी इसमें शामिल था। मुल्ला उमर खुद बहुत सिंपल और शाय इंसान था, कंधार से ही काम करता था। वो डिसीजन शूरा पर डाल देता था, लेकिन असल में मिलिट्री कैंपेन जारी रहता था, जिससे उसे भारी नुकसान भी हुआ। कुछ डिसीजन सरफेस पर अच्छे लगते थे, जैसे स्मोकिंग बैन, लेकिन रीजनिंग मोरल पुलिसिंग वाली थी। इसी तरह ओपियम बैन को भी सक्सेस बताया गया, लेकिन असल में तालिबान का ड्रग नेटवर्क से कनेक्शन बना रहा। सीआईए के रिपोर्ट के मुताबिक हीरोइन ट्रेड से उन्हें पैसे मिलते थे। 2000 में जब बैन सही से लागू हुआ, तब भी मार्केट में शॉर्टेज की वजह से हीरोइन की कीमत बढ़ गई, जिससे स्मगलर को और फायदा हुआ। कुल मिलाकर तालिबान का रूल दिखाता है कि वो गवर्नेंस के लिए तैयार नहीं थे। उनका सिस्टम इनकंसिस्टेंट था, डिसीजन स्कैटर्ड थे और ग्राउंड पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए फोर्स और डर का इस्तेमाल ज्यादा था। 1998 में अल कायदा के लॉन्च के समय ओसामा बिन लादेन ने साफ तौर पर वॉयलेंट ग्लोबल कैंपेन का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद तालिबान ने उससे दूरी नहीं बनाई, बल्कि उसे अफगानिस्तान में शेल्टर देना जारी रखा। 1998 में यूएस एम्बेसीज केन्या और तंजानिया पर हमलों के बाद जब यूनाइटेड स्टेट ने अफगानिस्तान में मिसाइल स्ट्राइक किए, तब भी तालिबान का सपोर्ट बिन लादेन के लिए और मजबूत हो गया। फिर सितंबर 11 अटैक के बाद यूएस ने अफगानिस्तान पर सीधा मिलिट्री एक्शन लिया। टारगेट था तालिबान रीजन और अल कायदा नेटवर्क को खत्म करना। तालिबान के पास मौका था वो कोऑपरेशन करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बिन लादेन और दूसरे मिलिटेंट को प्रोटेक्शन देना जारी रखा, जिससे सिचुएशन और एस्केलेट हो गई। ये कहना मुश्किल है कि तालिबान को 9/11 की पहले से जानकारी थी या नहीं, लेकिन इतना साफ था कि वो जाने अनजाने ऐसे नेटवर्क को शेल्टर दे रहे थे। इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि रिलीजन के नाम पर हो रही वॉयलेंस ने इस्लाम की इमेज को ग्लोबल लेवल पर नुकसान पहुंचाया, क्योंकि एक्शंस और बिलीफ के बीच गैप साफ दिखाई देने लगा। चैप्टर 4, गुड बाय तालिबान। 9/11 के हमले के बाद जब यूएस ने ओसामा बिन लादेन को सौंपने की मांग की, तब मुल्ला उमर और तालिबान लीडरशिप ने इसे टालना शुरू कर दिया। वो प्रूफ मांगते रहे, सऊदी अरेबिया की एडवाइस को इग्नोर कर दिया। कुछ एविडेंस पाकिस्तान के थ्रू दिए गए, लेकिन तालिबान कन्विंस नहीं हुए। सिचुएशन बिगड़ती देख परवेज मुशर्रफ ने आईएसआई को कहा कि सीआईए चीफ रॉबर्ट ग्रेनियर और तालिबान लीडर मुल्ला अख्तर मोहम्मद ओस्मानी की मीटिंग करवाई जाए। यूएस ने ओसामी को ऑफर दिया कि अगर वो मुल्ला उमर को हटाकर लीडरशिप ले ले और बिन लादेन को सौंप दे तो उसे फुल सपोर्ट मिलेगा। इसी तरह अफगान एम्बेसडर अब्दुल सलीम जैफ को भी सिमिलर ऑफर मिला, लेकिन दोनों ने मुल्ला उमर का साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद मुशर्रफ ने आईएसआई चीफ महमूद अहमद को अफगानिस्तान भेजा ताकि तालिबान को मनाया जा सके, लेकिन आईएसआई के तालिबान के साथ पुराने रिलेशन की वजह से ये एफर्ट हाल्फ हार्टेड रहा और कोई रिजल्ट नहीं निकला। असल में पाकिस्तान के सिक्योरिटी सर्कल को शुरुआत में यकीन ही नहीं था कि बिन लादेन इतना बड़ा अटैक कर सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही थी, लेकिन यूएस के जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। यूएस ने तालिबान रजीम पर एक्शन लेने का फैसला तुरंत लिया और पाकिस्तान ने भी जल्दी साइड चेंज कर लिया। जब यूएस ने पाकिस्तान को स्टोन एज तक बम से उड़ाने की धमकी दी, तब मुशर्रफ को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ गई। फिर भी मुशर्रफ
तालिबान को पूरी तरह नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था वो अफगानिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। इसी बीच उसने एक डील नेगोशिएट की, जिसमें पाकिस्तान अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर को अफगानिस्तान से सेफ्टली निकाल पाया। ये मिशन सुल्तान अमीर ने लीड किया, जो तालिबान के अर्ली ट्रेनर्स में एक था। आयरनी ये रही कि सालों बाद वही कर्नल इमाम पाकिस्तान तालिबान के हाथों मारा गया, क्योंकि नई जनरेशन के तालिबान के लिए पुराने रिलेशन या हिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। हमले के बाद अमेरिका में गुस्सा और दुख दोनों था। कुछ लोग वॉर के खिलाफ भी सड़कों पर आए, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा था कि एक्शन लेना जरूरी माना गया। दुनिया भर में सिंपैथी दिखाई दी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के कराची और ईरान के तेहरान में भी प्रदर्शन हुए। साफ था कि काबुल में तालिबान के दिन अब गिने चुने रह गए थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने साफ किया कि यूएस नेशन बिल्डिंग नहीं करेगा, सिर्फ मिशन पूरा करके निकल जाएगा। और जब यूएस ने मिलिट्री एक्शन शुरू किया तो तालिबान गवर्नमेंट बहुत जल्दी गिर गई। सीआईए और स्पेशल फोर्सेस की छोटी टीम ने ग्राउंड तैयार किया और पूरा सिस्टम कुछ ही दिनों में कोलैप्स हो गया। तालिबान की हार कई लोगों के लिए शॉकिंग थी, लेकिन जो अफगान हिस्ट्री को जानते थे उनके लिए ये एक्सपेक्टेड था। कुछ लॉयल फाइटर मुल्ला उमर के साथ रहे, लेकिन ज्यादातर लोग या तो साइड बदल गए या पहाड़ों में छिप गए। कई फाइटर जो मजबूरी या पैसों के लिए जुड़े थे वो वापस अपने गांव में चले गए और आम लोगों में घुल मिल गए। ये डिफीट इमोशनल लेवल पर भी भारी थी। कोई बड़ा प्रोटेस्ट या मोरिंग नहीं हुआ, लेकिन कंफ्यूजन और हेल्पलेसनेस साफ दिख रही थी। तालिबान रिजीम कुछ ही दिनों में गिर गई और उनके अपने लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ट्रांजिशन पीसफुल नहीं था। करीब 60,000 तालिबान फाइटर में से हजारों मारे गए, घायल हुए या पकड़े गए। खासकर नदरन अलायंस के फाइटर ने काफी ब्रूटलिटी दिखाई। अब्दुल रशीद दोस्तम ने सरेंडर कर चुके फाइटर्स को भी नहीं छोड़ा। कोआला जंगी फोर्ट्रेस में एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ, जहां प्रिजनर ने रिवोल्ट कर दिया और सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में हजारों तालिबान प्रिजनर को कंटेनर में भरकर ले जाया गया, बिना पानी और खाने के, जिससे बहुत लोग दम घुटने से मर गए। कई गार्ड्स को गोली मार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1500 कैदी मारे गए। अलकायदा के लिए अफगानिस्तान छोड़ना उतना मुश्किल नहीं था। कुछ ही हफ्तों में ओसामा बिन लादेन और उसके कोर बिखर कर नए सेफ एरियाज में चले गए, जिनमें पाकिस्तान का पश्तून ट्राइबल बेल्ट भी शामिल था। वैसे भी अफगानिस्तान में उनके एक्टिव मेंबर 500 से कम थे और वो लोकल लोगों को सपोर्ट रोल के लिए हायर करते थे। असली ताकत उनकी आइडियोलॉजी, फंडिंग और ग्लोबल नेटवर्क में थी, जिसे खत्म करना कहीं ज्यादा मुश्किल था। साउथ एशिया पहले ही अलकायदा के आइडियाज का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका था और 1990s में लोकल मिलिटेंट ग्रुप के साथ अलायंस बन चुके थे। पाकिस्तान में सेक्टेरियन वॉयलेंस और रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे थे, लेकिन वेस्ट ने इसे सीरियसली तब लिया जब खतरा सीधा उसके पास पहुंचा। तालिबान और अल कायदा का रिश्ता भी मजबूत बना रहा। कुछ लोग डिफरेंसेस की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों का ऑपरेशनल लिंक काफी स्ट्रॉन्ग था। तालिबान पश्तून वाली की नानावटे रूल के तहत सेंचुरी देना अपना फर्ज मानते थे, इसीलिए उन्होंने अल कायदा का साथ नहीं छोड़ा। फिर भी दोनों अलग थे। तालिबान का फोकस अफगानिस्तान तक लिमिटेड था, जबकि अल कायदा ग्लोबल लेवल पर कैलिफेट बनाना चाहता था। तालिबान स्टेट सिस्टम के अंदर काम करने को तैयार थे, जबकि अल कायदा पूरी ग्लोबल कन्फ्रंटेशन चाहता था। इसके बावजूद दोनों को एक दूसरे से फायदा था। तालिबान को फंडिंग मिलती थी और अल कायदा को ट्रेनिंग और सेफ स्पेस। 2001 के बाद इंटरनेशनल फोर्सेस के आने से कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो गया, सबको छिपना पड़ा और नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। इसी बीच परवेज मुशर्रफ ने यूएस का साथ दिया, लेकिन उम्मीद रखी कि नदरन अलायंस को पूरी पावर नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसे इंडिया और ईरान सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मिड नवंबर में 2001 में नदरन अलायंस काबुल में आ गई, जिससे पाकिस्तान को लगा कि यूएस ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद मुशर्रफ ने साफ समझ लिया कि अब पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट खुद ज्यादा केयरफुली हैंडल करने होंगे। इसी दौरान यूएस ने तोरा बोरा माउंटेन में ऑपरेशन चलाया ताकि बिन लादेन को पकड़ा जा सके, लेकिन टेरेन की कॉम्प्लेक्सिटी और लिमिटेड रिसोर्स की वजह से वो बच निकला। पाकिस्तान को इस ऑपरेशन की प्रॉपर जानकारी भी नहीं दी गई, जिससे दोनों देशों के बीच
ट्रस्ट की कमी साफ नजर आई। यही लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आगे भी ऑपरेशंस में दिखता है। इसी तरह मुल्ला उमर भी पकड़ में नहीं आया। जब हामिद करजाई कंधार पहुंचे तब तक वो गायब हो चुका था। कहा जाता है कि वो मोटर बाइक पर भाग निकला और बाद में पाकिस्तान की तरफ चला गया, जहां उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कभी क्लियर नहीं हुई। यूएस फोर्सेस ने कुछ तालिबान लीडर को जरूर पकड़ा और गंतानामो में भेजा, जैसे मुल्ला मोहम्मद फजल, मुल्ला नूरुल्लाह नूरी, अब्दुल हक वसीक, खैरुल्लाह खैरखवा और अब्दुल सलम जलीफ। कुछ लीडर पाकिस्तान में लो प्रोफाइल में चले गए। कुछ ने करजाई से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन नदरन अलायंस ने इसकी इजाजत नहीं दी। बाद में ये लोग तालिबान रिवाइवल में फिर से इम्पोर्टेंट रोल में निकलने लगे। हैंडसाइट में लगता है अगर उस समय रिकंसिलिएशन हो जाता तो शायद सिचुएशन अलग होती। अलकायदा के मामले में पाकिस्तान ने रिलेटिवली बेटर काम किया। आईएसआई और सीआईए की कोऑर्डिनेशन से कई अरेस्ट हुए, जैसे अबू जायद और खलीद शेख मोहम्मद। इससे साफ दिखता है दोनों एजेंसीज के बीच उस समय क्लोज कोऑपरेशन था। अफगानिस्तान में तालिबान के गिरने के बाद एक नया स्टेट सिस्टम ऑलमोस्ट जीरो से बनाना था। जैसे ही मौका मिला, तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप काबुल पहुंचे, खासकर नदरन अलायंस, जिसे किसी खास पुश की जरूरत ही नहीं थी। सिचुएशन इतनी तेजी से बदली। जब कोलिन पावल के लिए यूएस ऑफिशियल स्ट्रेटेजी बना रहे थे, तब तक नदरन अलायंस काबुल में एंटर कर चुका था। पावल चाहता था कि पहले बून कॉन्फ्रेंस हो, फिर गवर्नमेंट बने, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे तेज चल रही थी। नदरन अलायंस के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर अहमद शाह मसूद थे, लेकिन 9/11 से ठीक पहले उनकी हत्या हो गई, जिससे लीडरशिप वैक्यूम बन गया। अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए नए लीडर की तलाश शुरू हुई। फिर यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएटिव लिया, जहां लखदर ब्राह्मणी ने बोन, जर्मनी में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। इसमें अफगान फैक्टर, पाकिस्तान, ईरान और बड़े ग्लोबल पावर शामिल हुए। सबने अफगानिस्तान को रिबिल्ड करने के लिए सपोर्ट का वादा किया, जिससे लोगों में उम्मीद जागी। लेकिन नेगोशिएशन आसान नहीं थे। सबसे बड़ी कमी ये थी कि पश्तून रिप्रेजेंटेशन कमी थी और तालिबान का कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था। बाद में खुद ब्राह्मणी ने माना कि एक बड़ी गलती थी। फिर भी इस कॉन्फ्रेंस से एक इंटरिम सेटअप बना, जिसमें हामिद करजाई को 6 महीने के लिए लीडर चुना गया। वो पश्तून थे, इसलिए सोचा गया कि इससे तालिबान का इन्फ्लुएंस कम होगा, लेकिन ग्राउंड पर लोगों की जिंदगी में बड़ा चेंज आए बिना ये इम्पैक्ट ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकता था। बोन कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ फ्रेमवर्क नहीं बनाया, बल्कि पहली अफगान कैबिनेट की कंपोजिशन तक डिसाइड कर दी। एथनिक बैलेंस की कोशिश हुई, लेकिन की मिनिस्ट्री ज्यादातर नॉन पश्तून को मिल गई। इससे पश्तून एरियाज में डिससेटिस्फेक्शन और बढ़ा। साथ ही प्लान बना कि लोया जिरगा एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएगी, जो 2 साल में नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी। ये आइडिया प्रैक्टिकल था, क्योंकि कंट्री को स्टेबलाइज होने के लिए टाइम चाहिए था। बाद में एक यूएस ऑफिशियल ने इसे ऐसे समझाया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को डेमोक्रेसी का गिफ्ट दिया, लेकिन सिस्टम ऐसा था जिसे लोग यूज ही नहीं कर पाए। जैसे किसी को कार दे दी जाए, लेकिन रोड और पेट्रोल ही ना हो। मतलब सिस्टम इम्पोज था, ऑर्गेनिकली डेवलप नहीं हुआ। अगर लोगों को लगे आउटसाइडर कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस नेचुरली कम हो जाती है। फिर भी कुछ ग्रुप्स, खासकर माइनॉरिटीज और अर्बन एजुकेटेड पश्तून, डेमोक्रेसी को एम्पावरमेंट का रास्ता मान रहे थे। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं हुआ। इस पूरे सेटअप को लीड करने के लिए हामिद करजाई को चुना गया। उसके पास लोकल एक्सपीरियंस भी था और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी। उसने कंधार में तालिबान के खिलाफ कैंपेन भी लीड किया था, जो करेज दिखाता है। 2002 में लोया जिरगा ने उसे फिर से 2 साल के लिए लीडर चुना। जब करजाई ने पावर संभाली, तब अफगानिस्तान की हालत बेहद खराब थी। इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ, हर जगह लैंड माइंस, काबुल में अभी भी फायरिंग और शेलिंग हो रही थी। इतनी मुश्किल सिचुएशन के बावजूद शुरुआत ठीक हुई, लेकिन आगे चलकर कई बड़े इशू सामने आए। करजाई के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि उन्हें वॉरलॉर्ड के साथ काम करना पड़ा, जो पहले से पावर में थे। ये लोग नदरन अलायंस का हिस्सा थे और ग्राउंड पर उनका कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग था। इनमें मोहम्मद कासिम फहीम इसमें प्रमुख थे। मोहम्मद कासिम फहीम, अब्दुल रशीद दोस्तम, इस्माइल खान, गुल आगा सरजाई और करीम खलीली जैसे लोग शामिल थे। इनका पास्ट काफी ब्रूटल था।
सिविल वॉर के दौरान टेरिटरी और रिसोर्सेज के लिए इन्होंने वॉयलेंस, टॉर्चर और किलिंग की थी। फिर भी इनके पास अपनी प्राइवेट मिलिशिया थी जो सरकार से ज्यादा इनकी पर्सनल लॉयल्टी रखती थी। करजाई के लिए ये लोग जरूरी भी थे क्योंकि ये लोकल एरियाज कंट्रोल करते थे, रेवेन्यू भी जनरेट करते थे। इसीलिए इनमें से कईयों को गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई। यूएस ने भी शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए इन्हें एक्सेप्ट किया। जैसा पॉल वोल्फ्रिज ने कहा, आइडिया ये था कि वॉरलॉर्ड को साथ लेकर इम्प्रूव किया जाए, लेकिन असल में जैसा जलमी खलीलजादा ने माना, यूएस लॉन्ग टर्म एफर्ट नहीं करना चाहता था। जैसा जलमी खलीलजादा ने माना, यूएस लॉन्ग टर्म एफर्ट नहीं करना चाहता था कि इन्हें पूरी तरह हटाया जाए। इसका असर ये हुआ कि छोटे वॉरलॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग बने रहे और डेमोक्रेसी प्रोसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। लोया जिरगा जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी ये लोग दबाव डालते थे, कैंडिडेट्स को डराते थे और अपने फेवर के लोगों को आगे लाते थे। यानी सिस्टम ऊपर से डेमोक्रेटिक दिख रहा था, लेकिन ग्राउंड पर पावर अभी भी इन्हीं के पास थी। शॉर्ट टर्म में स्ट्रेटेजी काम भी आई, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम बनी रही क्योंकि वॉरलॉर्ड की अप्रेसिव इमेज और यूएस का उन पर रिलायंस लोगों में डिस्ट्रस्ट और एंटी यूएस फीलिंग बढ़ाने लगा। ये पॉलिसी सिर्फ लॉलेसनेस ही नहीं बढ़ा रही थी, बल्कि दो बड़े लेवल पर उल्टा असर कर रही थी। पहला, रीजनल पावर। जैसे पाकिस्तान और ईरान को सिग्नल मिला कि वो अपने पसंद के वॉरलॉर्ड को सपोर्ट करें, जैसे इस्माइल खान को ईरान ने डायरेक्ट सपोर्ट किया। इसी माहौल में जलालुद्दीन हक्कानी का नेटवर्क फिर से मजबूत होने लगा, खासकर बॉर्डर एरियाज में। दूसरा, आम अफगान लोगों को ये सब प्री तालिबान केओस की याद दिला रहा था। करजाई को शॉर्ट टर्म फायदा मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तालिबान के रिवाइवल को ही बूस्ट दे रहा था, क्योंकि वॉरलॉर्ड के साथ उनकी क्लोजनेस ने नए लीडर्स को उभरने का रास्ता रोक दिया। तीसरी बड़ी गलती थी सेंट्रलाइजेशन। हामिद करजाई ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश की, जबकि अफगानिस्तान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसके खिलाफ थी। ट्राइबल ऑटोनॉमी और एथनिक डाइवर्सिटी वाले देश में सेंट्रलाइज्ड पावर नेचुरली रेजिस्टेंस पैदा करती है। 2004 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट सारी पावर काबुल में कंसंट्रेट की गई। पॉलिसी, बजट, गवर्नेंस, सब कुछ। इससे लोकल एरियाज और सेंटर के बीच डिस्टेंस और बढ़ गया। प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकली पावरलेस हो गए। उसके पास ना रिसोर्स थे ना अथॉरिटी। रिजल्ट ये हुआ कि सिस्टम इनएफिशिएंट और डिस्कनेक्टेड बन गया। लोकल इशू सॉल्व नहीं हो पाए, लैंड डिस्प्यूट जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे, और जहां गवर्नमेंट वीक थी वहां तालिबान को वापस आने का मौका मिल गया। यानी सेंट्रलाइजेशन ने इनडायरेक्टली तालिबान के लिए ग्राउंड तैयार किया। 2002 में अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के लिए दो पैरेलल सिस्टम बने। एक तरफ 8000 यूएस ट्रूप्स थे जो तालिबान और अल कायदा लीडरशिप को टारगेट कर रहे थे, और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन की आईएसएफ फोर्स, जिसमें शुरुआत में सिर्फ 5000 सैनिक थे। 19 देशों ने कंट्रीब्यूट किया। इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ ये फोर्स मुश्किल से काबुल को ही कंट्रोल कर पा रही थी। इस अप्रोच को लाइट फुटप्रिंट कहा गया। आइडिया ये था कि ज्यादा फॉरेन प्रेजेंस ना हो ताकि लोकल अथॉरिटी कमजोर न पड़े, लेकिन विडंबना ये रही, आईएसएफ खुद अफगान गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकी थी और अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर नहीं थी। 2003 में जब नेटो ने आईएसएफ को संभाला, तब जाकर इस पूरे अफगानिस्तान में एक्सपेंड किया गया, लेकिन ये प्रोसेस भी धीरे धीरे और अनइवन तरीके से हुआ। अलग अलग फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन कमजोर था और कोई क्लियर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं दिख रही थी। इसी बीच यूएस का फोकस इराक वॉर की तरफ शिफ्ट हो गया। सद्दाम हुसैन के खिलाफ कैंपेन ने अफगानिस्तान को सेकेंडरी बना दिया। इससे तालिबान को रीग्रुप होने का मौका मिला और इराक में चल रही इंसर्जेंसी ने उन्हें नई टैक्टिक्स और मोटिवेशन भी दिया। यूएस के अंदर भी कंफ्यूजन था, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी अपनानी है या फुल काउंटर इंसर्जेंसी। इस कंफ्यूजन में काफी टाइम वेस्ट हुआ। अफगानिस्तान को स्ट्रॉन्ग पुलिस सिस्टम और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, लेकिन फोकस ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन पर ही रहा। इंटेलिजेंस रिसोर्सेज भी सही तरह यूज नहीं हुए। सीआईए टीम्स, जिनका मेन काम टेररिस्ट को ट्रैक करना था, उन्हें पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन जैसे रोल दिए गए, लेकिन ये उनकी एक्सपर्टीज से बाहर था। नतीजा ये निकला, अफगानिस्तान में स्टेट बिल्डिंग का काम शुरू से ही वीक फाउंडेशन पर खड़ा था। सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म को 4 देशों में बांट दिया। यूएस मिलिट्री देखेगा, इटली जुडिशरी देखेगा, जर्मनी पुलिस और ब्रिटेन काउंटर नारकोटिक्स। आइडिया कनेक्टेड था, लेकिन ग्राउंड पर कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट जीरो था। कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं बना जो इन सबको जोड़ सके।
सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो पुलिस सिस्टम की बैकबोन थी, उसे मजबूत ही नहीं किया गया। 2003 में अफगान नेशनल पुलिस बनी, लेकिन जल्दबाजी में भर्ती और ट्रेनिंग की वजह से ये सिस्टम और कमजोर हो गया। रिलायबल पुलिस फोर्स ना होने से क्राइम बढ़ गया और धीरे धीरे तालिबान के लिए भी वापसी की जगह बनती गई, लेकिन तब तक किसी ने इसे सीरियसली नोटिस नहीं किया। सबसे बड़ी कमी एजुकेशन सेक्टर में दिखी। नेशन बिल्डिंग में एजुकेशन सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन उसे प्रायोरिटी ही नहीं दी गई, जबकि तालिबान आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम जरूरी था। शुरुआत में एनरोलमेंट बढ़ा, लाखों बच्चे स्कूल आने लगे, लड़कियों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ी, लेकिन ये ग्रोथ अनइवन थी। सिटीज में ज्यादा, तालिबान अफेक्टेड एरियाज में बहुत कम। स्कूल्स बने, नंबर बढ़े, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। लगभग 40% बच्चे स्कूल से बाहर थे और तालिबान ने एजुकेशन को डायरेक्ट टारगेट करना शुरू किया। स्कूल जलाना, टीचर्स और स्टूडेंट पर अटैक करना कॉमन हो गया। 2008 तक हालात ये थे कि लगभग हर दिन 2 अटैक हो रहे थे। लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, डिमांड थी, लेकिन सप्लाई बहुत कम थी। रिसोर्सेज एजुकेशन में बहुत कम लगाए गए, जिससे गैप और बढ़ गया और यही गैप तालिबान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गया। इंटरनेशनल फोर्सेस का पूरा फोकस सिक्योरिटी पर था, इसीलिए डेवलपमेंट और इकोनॉमी ऑलमोस्ट इग्नोर थे। जबकि अफगानिस्तान की रियलिटी ये थी कि ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। ये सेक्टर जीडीपी का बड़ा हिस्सा था और वर्कफोर्स का मेजोरिटी इसी हिस्से में काम करता था। अगर इरिगेशन, फार्मिंग टूल और मार्केट एक्सेस पर इन्वेस्टमेंट होता तो शायद गांव की इकोनॉमी तेजी से इंप्रूव होती। इसी तरह रोड्स और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनता तो जॉब्स बढ़ती, ट्रेड इंप्रूव होता और देश के अलग अलग हिस्से कनेक्ट होते। बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लोगों को ये भी दिखाते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी लॉन्ग टर्म कमिटेड है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये सब प्रायोरिटी में आया ही नहीं। 2001 से 3 के बीच रिकंस्ट्रक्शन के लिए बिलियंस का प्रॉमिस किया गया, लेकिन ग्राउंड पर बहुत कम पैसा पहुंचा। कई प्रोजेक्ट अप्रूव हुए लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुए। ओवरऑल एड भी कम थी, खासकर अगर दूसरे पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट देशों से कंपेयर करें। स्टडीज साफ दिखाती हैं कि नेशन बिल्डिंग के लिए 2 चीजें जरूरी है, नेबर्स का सपोर्ट और पास्ट इनजस्टिस की अकाउंटेबिलिटी। लेकिन अफगानिस्तान में दोनों ही कमजोर रहे। आसपास के देश अपनी अपनी स्ट्रेटेजी चला रहे थे और इंटरनल सिस्टम भी स्ट्रांग नहीं बन पाया। सबसे बड़ी बात यह रही कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पर जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो गई। इससे तालिबान को वापस आने का मौका मिला। इसमें सिर्फ आउटसाइडर ही नहीं, बल्कि अफगान लीडरशिप की गलत प्रायोरिटीज और वीक प्लानिंग भी जिम्मेदार थी।